Hello everyone, let's continue our further discussion. And the next article is about China's rising influence in the Central Asia. That is, चाइना अपनी इन्फ्लुएंस इंक्रीज कर रहा है इन द सेंट्रल एशियन कंट्री थ्रू वेरियस इनिशिएटिव्स एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली थ्रू बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव. वेल, इट इज़ ओके. चाइना एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, एक सॉवरेन कंट्री है, सो वो जहाँ चाहे अपनी इन्फ्लुएंस को इंक्रीज कर सकता है. तो मेन क्वेश्चन ये है कि हम लोग इसे डिस्कस क्यों कर रहे हैं. वी आर डिस्कसिंग इट बिकॉज इट्स इम्प्लीकेशन ऑन इंडिया ड्यू टू इट्स जियोपॉलिटिकल बाउंड्री. सेकेंड क्वेश्चन इज कि वाई एंड हाउ चाइना इज इंक्रीजिंग इट्स प्रेजेंस इन दिस रीजन. थर्ड क्वेश्चन हम लोग समझेंगे कि what are the initiatives taken by government of India to establish the relations in this country. And fourth one is, despite many efforts, why India is lagging behind. इस 3-4 पॉइंट को हम लोग इस आर्टिकल के थ्रू समझेंगे. सबसे पहले ये देखते हैं कि ये आर्टिकल अभी न्यूज़ में क्यों रहा. तो रिसेंटली चाइना ने होस्ट किया C+C5 समिट. बाय नोमेनक्लेचर C4 China and C5 means 5 Central Asian country which is देखो ये लोकेशन है इंडिया का. इंडिया के ऊपर से ये जो 5 कंट्री आपको दिख रही है, दीज आर नोन एज 5 सेंट्रल एशियन कंट्री, दैट इज ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान. तो चाइना ने इनके साथ एक C+C5 समिट होस्ट किया. ये कोई फर्स्ट समिट नहीं था, इससे पहले भी फर्स्ट समिट हो चुका है. C+C5 का फर्स्ट समिट 2022 में ऑर्गेनाइज किया गया था, जो कि वर्चुअली हुआ था. और 2022 में भी होने का एक रीज़न था बिकॉज 2022 में चाइना ने अपनी 30 साल कंप्लीट की थी डिप्लोमेटिक रिलेशन की विद द सेंट्रल एशियन कंट्री. तो जब 30 ईयर कंप्लीट हुई तो उसे यादगार बनाने के लिए, to commemorate the 30th anniversary of diplomatic relation, चाइना ने होस्ट किया C+C5 समिट. इस साल का जो C+C5 समिट हुआ वो सिटी ऑफ जियान में हुआ. इसीलिए इन्हीं के नाम से इस समिट के बाद जो भी आउटकम्स निकला और जो फ्यूचर डेवलपमेंट की प्लान बनी उनका नाम रखा गया जियान डिक्लेरेशन. तो जियान डिक्लेरेशन वाज साइंड विच इशू अ ब्लूप्रिंट फॉर द फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ चाइना सेंट्रल एशिया रिलेशन. ब्लूप्रिंट मतलब होता है कि आप मान लो इस तरह का कोई एक पेज लेते हो, उस पर लिखते हो कि फ्यूचर प्लान आपका क्या है एंड हाउ टू मेक, बिल्ड और अचीव समथिंग. इस प्लान को आप कैसे अचीव करोगे. सो दैट वाज मेंशन्ड इन द जियान डिक्लेरेशन. कुछ और बातें यदि जियान डिक्लेरेशन की समझे तो बाय दिस चाइना इज trying to increase its influence in the Central Asia and increasing people-to-people contact by cultural Silk Route. Cultural Silk Route क्या है, यदि बस छोटी सी आम भाषा में समझे, ये चाइना की ओल्ड कल्चरल सिल्क रूट हुआ करती थी, जिससे चाइना यहाँ से क्या करता, इन कंट्रीज़ में वेस्ट एशियन कंट्री प्लस सेंट्रल एशियन कंट्री में सिल्क की ट्रेडिंग करता और इसके बदले में इधर से चाइना को गोल्ड मिलता मोस्ट, और चाइना इधर से सिल्क प्लस स्पाइसेस की ट्रेडिंग करता. इसे कहते हैं ओल्ड सिल्क रूट. इसी ओल्ड सिल्क रूट को वो रिवाइव करना चाहता है, जिसे कि आज हम लोग कहते हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI. तो ये ओल्ड कल्चरल सिल्क रूट की रिवाइवल है और बाकी नीचे से थ्रू मेरीटाइम बाउंड्री चाइना वाज ट्राइंग टू डेवलप पोर्ट. और ये टोटल पूरी प्रोजेक्ट को हम लोग नाम देते हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव. यह एक जाइजेंटिक प्लान है फॉर ग्लोबल नेटवर्क्स ऑफ पोर्ट, रोड, रेल एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट विच कनेक्ट चाइना टू द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड. यह दुनिया की मोस्ट एक्सपेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है इन द हिस्ट्री, जिसे कि हम लोग बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के नाम से जानते हैं. तो इसी का एक पार्ट है जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम चाइना सेंट्रल एशिया में कर रहा है. सो दिस पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया, इसे भी डिस्कस कर लिया और चाइना
इन्वेस्ट कर रहा है हैविली इन द सेंट्रल एशिया थ्रू, हमने जो बात किया है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, एंड अपनी रिलेशन को, जो इनका रिलेशन सेंट्रल एशियन कंट्री के साथ है, उसे एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड वे में भी कन्वर्ट कर रहा है, जिस इंस्टीट्यूशनलाइज्ड वे को आप समझ सकते हैं SCO के थ्रू। तो SCO एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जिसमें कि टोटल अभी प्रेजेंटली 9 मेंबर हैं। उनमें से आप यदि SCO को देखें थोड़ा, तो SCO में इंडिया मेंबर है, चाइना तो है ही, देन आफ्टर पाकिस्तान इसका मेंबर है, फिर रसिया इसका मेंबर है, ऊपर रसिया हो गया, और सेंट्रल एशियन कंट्री में टोटल 4 मेंबर है, बस एक नहीं है, उनका नाम है तुर्कमेनिस्तान नहीं है, कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया एंड रसिया। और रिसेंटली में अभी जो समिट हुआ, तो 2023 में जो SCO का समिट हुआ, उसमें 9th मेंबर ईरान बना। तो मतलब ये सभी कंट्री SCO का मेंबर है। SCO एक इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। यह एक पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एम है कि मेंटेन पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन। SCO आई थिंक 2001 में क्रिएट किया गया था, और उसके बाद मेन एम यही है कि आपस में जो हम लोग भाई हैं तो भाईचारा बना रहे, म्यूचुअल ट्रस्ट बना रहे, और पड़ोसी के बीच में एकता बनी रहे। तो ये एम था SCO का। अब मेजर कंसर्न क्या है इस चीज़ का, इसे समझना हमारे एग्ज़ाम के लिए मोर इम्पोर्टेंट है। और जब भी मेंस में क्वेश्चन आती है इस तरह से, तो मेन आपको, ये तो बस एक लाइन का न्यूज़ था कि हाँ चाइना जो है रिसेंटली होस्ट किया C+C5 समिट, बट इसकी इम्प्लीकेशंस इंडिया के लिए क्या है, तो उसे समझते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट इज इम्प्लीकेशंस ऑफ राइजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना इन द सेंट्रल एशिया फॉर इंडिया। यदि चाइना की इन्फ्लुएंस इतनी बढ़ रही है तो इसका इम्प्लीकेशंस इंडिया पे क्या होगा। देखो, सेंट्रल एशिया एक तो होता है, IR की भाषा में कहे तो एक तो होता है नेबर। नेबर मतलब पड़ोसी, जैसे इंडिया का पड़ोसी चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया। बट ये जो हमारे पड़ोसी हैं इसे कहते हैं एक्सटेंडेड नेबरहुड। तो जितना इम्पोर्टेंट हमारे नेबर्स हैं उतना ही इम्पोर्टेंट एक्सटेंडेड नेबरहुड्स भी है। तो दैट्स वाई इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट यदि हमारे एक्सटेंडेड नेबरहुड में किसी और थर्ड पार्टी का काफ़ी प्रेजेंस यदि बढ़े तो फर्स्ट पॉइंट इज जियोपॉलिटिकल कंपटीशन इंक्रीज होगा यदि चाइना की प्रेजेंस इस रीजन में बढ़ती है, तो दैट विल लिवरेज इन इंडियाज नेबरिंग रीजन, इम्पैक्ट इन इंडियाज स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट एंड लिमिट इट्स इन्फ्लुएंस इन द रीजन। हमारी जो इन्फ्लुएंस है उसे लिमिट करेगा। सेकेंड क्या हुआ, जब से तालिबान टेक ओवर हुआ है इन द अफगानिस्तान, उसके बाद यह एक पॉलिटिकल एरिना बन गया है। पॉलिटिकल एरिना मतलब आप समझ सकते हैं, जियोपॉलिटिकल एरिना एक तरह का कि एक बैटल फील्ड बन गया जहाँ पे कि हर कंट्री कूदना चाहता है और अपनी वाहवाही दिखाना चाहता है, चलो हम यहाँ पे सब ये कर रहे हैं, हम यहाँ पे वो करेंगे, जिसके थ्रू कि वो अपने आप को इन कंट्री के बीच में रिकॉग्नाइज करवा पाए। क्यों हर कंट्री, अभी आपने देखा होगा इतने दिनों तक अमेरिका यहाँ पे रहा, अफगानिस्तान में हमेशा एक ये जियोपॉलिटिकल बैटल बना हुआ रहता है हमारा सेंट्रल एशिया। तो सेंट्रल एशिया आज से नहीं, आप जब एंशियंट टाइम से भी जाएंगे तो इसे एपी सेंटर ऑफ माना जाता है ग्लोबलाइजेशन। सेंट्रल एशिया इज नोन एज द एपी सेंटर ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जो कि कनेक्ट करता है थ्रू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न मार्केट को, वो कनेक्ट करता है, प्लस इंटरमिक्स कल्चर एंड रीजनल ट्रेडिशन, इन सभी चीज़ को ये क्या करता है, यहाँ पे आपको इंटरमिक्सिंग दिखेगी यहाँ पे। और यदि करंट वर्ल्ड की डिमांड को देखें तो करंट वर्ल्ड की डिमांड जो आने वाले समय की डिमांड है, जो कि अब वो क्लीन फ्यूल पे चलेगी, न्यूक्लियर फ्यूल की जो डिमांड है, तो उसमें से जो ये कजाकिस्तान आप देख रहे हैं, इसके पास दुनिया का सबसे लार्जेस्ट यूरेनियम रिसोर्स है। नेचुरल गैस में पूरी की पूरी सेंट्रल एशिया रीच है, नेचुरल गैस प्लस जो हो गया आपको ऑयल के केस में भी कजाकिस्तान के पास लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व है इन द सेंट्रल एशिया। सो इसकी वजह से यह एक जियोपॉलिटिकल एरिना बना हुआ है। तो यहाँ पे कंपटीशन इंक्रीज होगी यदि चाइना इतना
हैविली इन्वेस्ट करेगा। तो नेक्स्ट इज इट क्रिएट्स इकोनॉमिक कंपटीशन फॉर इंडिया। यदि आप प्रेजेंट सिचुएशन अभी देखेंगे तो चाइना सेंट्रल एशिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और टोटल चाइना $32 बिलियन का ट्रेड करता है विथ सेंट्रल एशिया, बट हमारी जो प्रेजेंस है ओनली $2 बिलियन का है। सोचिए कोई कंपेरिजन ही नहीं है, तो ये भी क्रिएट्स करेगा इकोनॉमिक कंपटीशन। नेक्स्ट वन इज कनेक्टिविटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या कर रही है, उसकी पूरी की पूरी कनेक्टिविटी की इशू को ही सॉल्व कर रही है, और इसी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक पार्ट है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसे आप CPEC के नाम से जानते हैं। दिस इज नोन एज CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का ही ये पार्ट है। तो चाइना के लिए यहाँ पे इस रीजन में कनेक्टिविटी का कोई टेंशन नहीं है, वो इजीली इस रीजन में ट्रेड कर सकता है। बट हमारे पास सबसे बड़ी मेजर इशू क्या है कि हमारे पास इधर से कोई एक्सेस ही नहीं है टू रीच आउट सेंट्रल एशिया। इसके लिए हमें काफ़ी घूम के इधर से मान लो यहाँ से समुद्र से होते हुए हमें सबसे पहले ईरान जाना होता है, चाबहार पोर्ट, फिर यहाँ से हमने कई सारे रूट डेवलप किया है, देन आफ्टर हम लोग सेंट्रल एशिया पहुँच पाते हैं। तो एक तो हो गया कनेक्टिविटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है। नेक्स्ट वन इज सिक्योरिटी कंसर्न। ये INSTC के बारे में हम लोग अभी डेवलप करेंगे, जब हम लोग ये देखेंगे कि इनिशिएटिव टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो उसमें समझेंगे ये INSTC क्या है। तो मोस्टली ऊपर वाले पॉइंट से बस यही बातें हैं, कनेक्टिविटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, कि चाइना की जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है एंड CPEC कुड अफेक्ट इंडियाज एफर्ट टू इन्हांस इट्स ओन कनेक्टिविटी विथ सेंट्रल एशिया एंड लिमिट्स इट्स एक्सेस टू द रीजन। इसे आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हो इस पॉइंट को, कि चलो इसके पास तो इस एक्सेस का कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमारी यदि कोई ट्रेडिंग का भी सामान सोचो यहाँ से पहले ईरान पहुँचेगा, ईरान के बाद इस रीजन में आएगा, तो ये क्या होगा, इसकी कॉस्ट काफ़ी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये इंडिया की जो एफर्ट है उसको एलिमिनेट कर देगा, ये कहने का मतलब इससे है। देन आफ्टर सिक्योरिटी कंसर्न, यदि चाइना की प्रेजेंस इस एरिया में बढ़ती है तो इट मे इम्पैक्ट द रीजनल सिक्योरिटी। नेक्स्ट इज एनर्जी सिक्योरिटी। एज यू नो दैट कि सेंट्रल एशिया के पास ह्यूज यूरेनियम एंड नेचुरल गैस प्लस ऑयल की रिजर्व है। सो यदि चाइना की प्रेजेंस इस रीजन में बढ़ती है तो दैट विल हिंडर इंडियाज प्रोस्पेक्ट फॉर सिक्योरिंग एनर्जी फ्रॉम दिस रीजन। अब हम बात करते हैं क्या कि हमने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिया है, इनिशिएटिव्स टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इंक्रीज इट्स इम्प्रिंट इन दिस रीजन। हमने भी काफ़ी अच्छा काम किया, बहुत सारा काम किया इस रीजन में। तो जो हमारे लिए सबसे मेजर चैलेंजेस था दैट इज़ कनेक्टिविटी, तो इसे इंश्योर करने के लिए वी हैव डेवलप्ड चाबहार पोर्ट, INSTC, वी हैव साइंड अशगाबाद एग्रीमेंट एंड डेवलप्ड तापी पाइपलाइन। क्या होती है ये सब, इसे समझते हैं शॉर्ट में। देखो सबसे पहले चाबहार पोर्ट को समझते हैं। तो इंडिया ने डेवलप किया ईरान में चाबहार पोर्ट टू ट्रेड विथ अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया। इट इज़ अ गेटवे टू गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ट्रेड बाय इंडिया, ईरान एंड अफगानिस्तान विथ सेंट्रल एशियन कंट्री। नेक्स्ट इज INSTC। INSTC एक ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है। कॉरिडोर मीन्स गलियारा, जिसके थ्रू आप क्या करते हो, ट्रेड करते हो। इसे 2000 में साइन किया गया था बिटवीन इंडिया, ईरान एंड रसिया के बीच में साइन किया गया, एंड इट इज़ अ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। यह एक 7200 किलोमीटर का मल्टी मोडल नेटवर्क ऑफ शिप, रेल एंड रोड है। ऑब्वियस सी बात है, जब यहाँ से मान लो यहाँ से आ रहा है तो ये किसके थ्रू आएगा, शिप के थ्रू आएगा। देन आफ्टर इट नीड्स रेलवे एंड रोड, सो इट इज़ अ मल्टी मॉडल रेल, रोड एंड शिप रूट्स फॉर ट्रांसपोर्टिंग फ्राइट्स। और इसका एम ये था कि इंडिया और रसिया के बीच जो है ना, जो लॉजिस्टिक कॉस्ट होती है, जो फ्राइट कॉस्ट होती है, जो भाड़ा होता है, उसे 30% तक कम करना। और ऑब्जेक्टिव था टू इंक्रीज ट्रेड कनेक्टिविटी बिटवीन मेजर सिटीज सच एज मुंबई, मॉस्को, तेहरान, बाकू एंड अस्करा। नेक्स्ट है तो ये INSTC हो गया। इसके बाद अशगाबाद एग्रीमेंट। 2018 में इंडिया ने अशगाबाद एग्रीमेंट को ज्वाइन किया और इसका एम भी उसी तरह का कुछ है।
The aim of agreement is to establish international multimodal transport and transit corridor. ट्रांसपोर्ट मीन्स आप समझ रहे हो कि ट्रांसपोर्ट करना सामान का, और ट्रांजिट क्या होता है, तो जो भी लैंड लॉक कंट्री होती है, बिकॉज उसके पास सी एक्सेस नहीं होती है, तो कोई थर्ड पर्सन क्या होता है, उसे ट्रांजिट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है. जैसे एज फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान क्या है, कंप्लीट लैंड लॉक कंट्री है, तो अफगानिस्तान को ट्रांजिट फैसिलिटी कौन दे रहा है, ट्रांजिट फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है ईरान, और इसी के थ्रू अफगानिस्तान पोर्ट ऑफ चाबहार से इंडिया के साथ ट्रेड करता है. सो यह तो हो गया आपको ट्रांजिट एंड ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बिटवीन, और ये किसके बीच साइन हुआ था, अशगाबाद एग्रीमेंट. तो ये बिटवीन सेंट्रल एशिया एंड पर्सियन गल्फ. पर्सियन गल्फ रीजन कौन सी रीजन है, तो इस रीजन को हम लोग, वेट अ सेकेंड मैं मैप में दिखाता हूँ, ये वाला देखो, यहाँ से आपको दिख रहा होगा पर्सियन गल्फ में कंट्री आती है सऊदी अरेबिया, इराक आता है, उसके बाद यहाँ पे हो गया आपको कुवैत हो गया, बहरीन हो गया, यूएई एंड कतर एंड ओमान. ये सारी कंट्री को हम लोग पर्सियन गल्फ कंट्री बोलते हैं. तो पर्सियन गल्फ और सेंट्रल एशियन कंट्री के बीच में यह अशगाबाद एग्रीमेंट साइन हुआ. वेट अ सेकेंड, वी आर हियर, सेंट्रल एशिया एंड पर्सियन गल्फ कंट्री के बीच में अशगाबाद, और इंडिया ने इसे ज्वाइन किया 2018 में. और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, सेम ऑब्जेक्टिव, टू इन्हांस कनेक्टिविटी विद इन यूरेशियन रीजन. और इसकी दायरा क्या हो गया, बट बढ़ गया, पूरा का पूरा ये यूरेशियन रीजन की बात करता है. एंड सिंक्रोनाइज इट विद द अदर रीजनल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर इंक्लूडिंग INSTC के साथ में. इसके साथ ही एक आपके लिए क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लिखिएगा. यहाँ पे आपको जो है क्या एक मॉडल आंसर भी दिया हुआ है और एक आंसर फॉर्मेट में लिखा हुआ भी है. कुछ नहीं समझ में आएगी तो एटलीस्ट इसी आंसर को देख के आप क्या कर सकते हैं, अपने नोटबुक में लिखिएगा. तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ अशगाबाद एग्रीमेंट एंड व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया. इंडिया के लिए यह क्यों इम्पोर्टेंट है. तो इंट्रोडक्शन कुछ इस तरह से जो हमने देखा, Ashgabat Agreement, which was instituted in 2011, and it is a multimodal transport agreement which envisages between the Persian Gulf और Central Asia के बीच में ट्रांसपोर्ट को इंक्रीज करे. सिग्निफिकेंस इंडिया के लिए ये कुछ पॉइंट है यहाँ पे, फिर चैलेंजेज क्या है, एंड देन कंक्लूजन. और आपके पास एक रेडीमेड आंसर भी लिखा हुआ है, आप इसे जो है क्या देख के भी आगे बढ़ सकते हैं. एंड इसके बाद एक और पॉइंट था इसमें, तापी पाइपलाइन के बारे में जिक्र था उसमें. तो तापी पाइपलाइन ऑल्सो कोल्ड, इसे पीस पाइपलाइन कहते हैं, एक शांति का दूत इसे कहते हैं. यह 1800 किलोमीटर का नेचुरल गैस पाइपलाइन कैरिंग पाइपलाइन है जो कि ओरिजिनेट्स होता है फ्रॉम तुर्कमेनिस्तान. कहाँ से, फ्रॉम तुर्कमेनिस्तान एंड पासेस थ्रू अफगानिस्तान और पाकिस्तान के थ्रू रीच करते हुए आता है. यह आप मैप दे सकते हो. तो आप ये सोचो कि हम लोग ये बीच पाकिस्तान से होते हुए गुजर रहा है नेचुरल गैस, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज पीस पाइपलाइन. सो हमने कनेक्टिविटी को इंश्योर करने के लिए, ट्रेड को इंश्योर करने के लिए वी हैव डेवलप्ड एंड वर्कड गुड, इसमें कोई शक नहीं है, हमने अच्छा काम किया है. नेक्स्ट इज कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी 2012. यह एक ब्रॉड बेस्ड फ्रेमवर्क है जो कि इन्वॉल्व करता है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सिक्योरिटी एंड कल्चरल कनेक्शन बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया. एंड इंडिया ने रिसेंटली होस्ट किया फर्स्ट सेंट्रल एशिया समिट, इंडिया सेंट्रल एशिया समिट. नेक्स्ट इज कमिटमेंट टू एक्सटेंडेड नेबरहुड पॉलिसी. तो हमारे फॉरेन पॉलिसी का पार्ट है एक्सटेंडेड नेबरहुड पॉलिसी. लाइक जैसे कि हम अपने पड़ोसी देश को ट्रीट करते हैं, सो हमारे एक्सटेंडेड नेबरहुड के लिए भी हमारे पास पॉलिसी है. तो उसकी कमिटमेंट है जो कि कहता है क्या, डाइवर्सिफाई इंडियाज जियोपॉलिटिकल पार्टनर एंड डिप्लोमेटिक गोल एंड इट्स विलिंगनेस टू इंगेज इट्स सेंट्रल एशियन पार्टनर ऑन अ मल्टीट्यूड ऑफ फ्रंट. नेक्स्ट पॉइंट है बायलैटरल इंगेजमेंट. इंडिया साइंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट विथ कजाकिस्तान. हमने आपसे पिछले लेक्चर में बात किया था व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट. तो हमने कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान के साथ जो है SPA साइन किया. एंड सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट विथ कजाकिस्तान. क्यों किया होगा कजाकिस्तान के साथ सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट, बिकॉज कजाकिस्तान हैज़ लार्जेस्ट यूरेनियम रिजर्व.
एंड इंडिया की ITEC प्रोग्राम अट्रैक्ट करता है यंग प्रोफेशनल्स ऑफ सेंट्रल एशिया फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग। एंड नेक्स्ट इज मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि हमारे पास प्लेटफॉर्म्स है लाइक SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड CICA दैट इज कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन इंडिया। ये हेल्प करता है इंडिया को टू मेंटेन रेगुलर चैनल फॉर कम्युनिकेशन विथ सेंट्रल एशियन रीजन्स। डेवलपमेंटल असिस्टेंस, तो इंडिया ने $1 बिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट अनाउंस की है एंड इज एम्ड एट हाई इम्पैक्ट डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट फॉर द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द सेंट्रल एशियन रीजन। तो हम लोग हर तरह से इस सेक्टर में भी काम कर रहे हैं। वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड से पहले देख लेते हैं क्या चैलेंजेस क्या है इंडिया के लिए फॉर द सेंट्रल एशियन रीजन। मोस्टली आप सभी चैलेंजेस को समझ गए हैं। एक तो पुअर कनेक्शन है हमारे पास है, इंडिया डजेंट शेयर अ फिजिकल बॉर्डर हमारे पास नहीं है। हमारे पास कहीं से भी प्रेजेंट में फिजिकल बॉर्डर यहाँ से, हालांकि टेक्निकली हमें देखने को मिलता है बट ड्यू टू भी डिस्प्यूटेड बॉर्डर है तो ये रीज़न इधर वाला पूरा ये वाला पार्ट POK में आ जाता है एंड ये वाला पार्ट जो है पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट कर दिया और ये वाला पार्ट अस्काई चीन है। तो टेक्निकली हमारे पास अभी यही वाला रीज़न है, तो जिसकी वजह से हमारे पास कोई भी फिजिकल बॉर्डर नहीं है। सेकेंड इज लिमिटेड रिसोर्स, हमारे पास इंडिया के पास रिसोर्स कॉन्स्ट्रेंट्स है, स्पेशली फाइनेंशियली की बात करें, बट ये चीज़ चाइना के साथ नहीं है। उसके पास बहुत सारा पैसा है तो वो ऐसे ही इन्वेस्ट करते रहता है। और रीजनल कॉन्फ्लिक्ट इन द सेंट्रल एशियन कंट्री, जैसे आपने अभी तालिबान में देखा, मतलब अफगानिस्तान में देखा जब तालिबान का टेक ओवर हुआ, उससे पहले इंडिया ने काफ़ी कुछ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट अफगानिस्तान में किया। वहाँ की पार्लियामेंट बनाया, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाया, डैम बनाया, बट स्टिल जब तालिबान का टेक ओवर हुआ तो सब कुछ चौपट हो गया। चौपट तो नहीं हुआ बट जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो गवर्नमेंट इससे पहले थी उस समय हमारी काफ़ी अच्छी अफगानिस्तान के साथ रिलेशन चल रही थी। थोड़ी ये कम हुई अफगानिस्तान के आने के बाद, तालिबान के आने के बाद। तो ये रीजनल कॉन्फ्लिक्ट सेंट्रल एशियन रीजन कंट्री में चलती रहती है, तो ये भी एक कंसर्न की बात है। एंड वे फॉरवर्ड क्या है? तो हम वहाँ पे डेवलप कर सकते हैं सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी, बिकॉज एक डीप रूटेड जो है इंडिया की कल्चरल, हिस्टोरिकल और सिविलाइजेशनल बॉन्ड है विद द अफगानिस्तान। आप एंशियंट टाइम से सुनते आ रहे हैं तक्षशिला या फिर हमारा वहाँ पे बुद्धिज्म ट्रेडिशन, तो ये हमारे पास सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी है। तो इंडिया शुड लिवरेज द हिस्टोरिकल, कल्चरल प्लस सिविलाइजेशनल बॉन्ड एज वेल एज ट्रेडिशनली क्लोज पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट टू बिल्ड सेंट्रल एशिया पार्टनरशिप। फोकस ऑन इकोनॉमिक रिलेशन, तो रिसेंटली लॉन्च्ड इंडिया सेंट्रल एशिया बिजनेस काउंसिल कैन हेल्प to promote business linkages, facilitate greater understanding of taxation, business regulations in India and the Central Asian country. Connectivity, there have been suggestions that India should provide connectivity for people and trade in the, अभी एक पॉइंट चला है क्या, थ्रू एयर कॉरिडोर से इंडिया को क्या करना चाहिए, ट्रेड के लिए इनिशिएटिव्स लेना चाहिए। एंड नेक्स्ट वन इज एक्सप्लोरिंग अदर सेक्टर, लाइक हमारे पास एक्सपर्टीज़ है IT में, फार्मा में एंड टेक्सटाइल्स, हायर एजुकेशन, स्पेस, SME, पावर जनरेशन, फूड प्रोसेसिंग एंड एग्रीकल्चरल प्रेजेंट रिच पोटेंशियल फॉर दी डीपर इंगेजमेंट। तो इनमें हमारी मास्टरी है तो हम इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, अपनी इंगेजमेंट को और इंक्रीज कर सकते हैं इन द सेंट्रल एशियन रीजन। शॉर्ट में एक बात समझे, समराइज करें तो हमने आर्टिकल यहाँ से स्टार्ट किया कि चाइना ने भी C+C5 समिट किया, मतलब चाइना अपनी इंगेजमेंट इन कंट्री के साथ बढ़ा रहा है। सो हमने देखा कि उनकी कुछ यहाँ पे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट हैं। देन आफ्टर ये इसकी इम्प्लीकेशंस इंडिया के लिए होगी, ये जियोपॉलिटिकल कंपटीशन इंक्रीज करेगा, इकोनॉमिक कंपटीशन बढ़ेगा इससे, कनेक्टिविटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की इशूज़ है फॉर इंडिया के लिए, एंड सिक्योरिटी कंसर्न एंड एनर्जी सिक्योरिटी। एंड हमारी क्या इनिशिएटिव्स थी, हमने चाबहार पोर्ट, INSTC, अस्काबाद एग्रीमेंट एंड तापी पाइपलाइन साइन किया। एंड उसके बाद हमने जो है कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी और हमारा एक्सटेंडेड नेबरहुड पॉलिसी, बायलैटरल इंगेजमेंट, इन सब तरीके से हम लोग इनिशिएटिव ले रहे हैं। और हमारे लिए वे फॉरवर्ड है कि हम डेवलप कर सकते हैं सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, क्योंकि किसी भी देश की
मेन पावर जनता के पास होती है। यदि पीपल का ओरिएंटेशन सही हो किसी भी कंट्री के साथ, तो उसके जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उसकी भी मतलब जो है ओपिनियन कुछ वैसी ही होती है, अदरवाइज नहीं तो उसे वोट बैंक की खतरे होती है। एंड नेक्स्ट वन इज कनेक्टिविटी एंड एक्सप्लोरिंग अदर सेक्टर। हम इस सेक्टर के थ्रू मोर एक्सप्लोर कर सकते हैं इन द सेंट्रल एशियन रीजन। So that completes our article. Now the next article is about role of India's defense cooperation initiative in meeting India's foreign policy goal. देखो, हर एक कंट्री की अपनी अपनी फॉरेन पॉलिसी होती है। ऑन द सेम वे इंडिया के भी अपनी फॉरेन पॉलिसी गोल है। जब आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको 4 इम्पोर्टेंट फॉरेन पॉलिसी गोल देखने को मिलेगी, जो कि ये 4 पॉइंट है, 1 2 3 4। इन चारों पॉइंट को सेम एज इट इज़ विजन ने भी अपने मैगजीन में कवर किया है। तो जो फर्स्ट गोल है हमारी, वो फर्स्ट गोल है कि टू प्रोटेक्ट इंडिया फ्रॉम ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट से इंडिया को बचाना। लाइक जैसे मान लो वार हो गया, टेररिज्म हो गया, साइबर अटैक हो गया, इन सब चीज़ों से इंडिया को प्रोटेक्ट करना, ये हमारी फर्स्ट फॉरेन पॉलिसी गोल है। सेकेंड है टू प्रोटेक्ट इंडियन डायस्पोरा। हमारे जो भी सिटीजन है, जो इंडियन ओरिजिनेटेड पीपल है, उनकी रक्षा करना। एंड थर्ड वन इज टू इंश्योर दैट इंडियाज वॉइस is heard on global forums and that India can influence world opinion. इसे ऐसे समझो, हम लोग हमेशा क्यों चाहते हैं कि हम अक्सर आपने न्यूज़ में देखा होगा, तो हम कभी क्या करते हैं कि मान लो श्रीलंका को लाइन ऑफ क्रेडिट दे दिया, कुछ ग्रांट में पैसा दे दिया, कभी साउथ अफ्रीका को हेल्प कर दिया, या फिर अभी इस आर्टिकल में जैसे हमने वियतनाम को क्या किया है, ये वियतनाम को एक INS कृपान, जो कि एक सबमरीन है, उसे हमने गिफ्ट दिया। ऐसा करके क्या करना चाहते हैं, हम अपनी ग्लोबल लेवल पे अपनी छवि को अच्छा रखना चाहते हैं, एक रिस्पेक्टेड कंट्री की तरह हमें देखा जाए, हम ये चाहते हैं, और हमारी फ्रेंडली रिलेशन बनी रहे हर कंट्री से, ये हमारी कोशिश रहती है। क्यों ऐसा करते हैं, इससे क्या बेनिफिट है, ताकि जब हम किसी ग्लोबल फोरम पे जाए, लाइक मान लो हम कहाँ पहुँच गए हैं, सपोज दैट हम लोग UNFCCC में पहुंच गए और वहाँ पे बात करनी हमें क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। सपोज करो UNSC में हम लोग हैं, यूनाइटेड नेशन में हैं, वो WTO में हैं। तो इन जगह पे जब क्या होती है, हमारी छवि अच्छी रहती है, और जब हम कोई बात बोलते हैं या हम कोई रिफॉर्म लाना चाहते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसमें क्या होता है, मैक्सिमम कंट्री हमें सपोर्ट करे, हमारी बातों को सुने, इसलिए भी ये इम्पॉर्टेंट हो जाती है। इसलिए थर्ड इम्पॉर्टेंट हमारी फॉरेन पॉलिसी की गोल क्या है कि टू इंश्योर दैट इंडिया की वॉइस क्या की जाए, सुनी जाए ग्लोबल फोरम पे, एंड दैट इंडिया कैन इन्फ्लुएंस वर्ल्ड ओपिनियन पे अपनी इन्फ्लुएंस रख पाए। फोर्थ वन इज टू क्रिएट एन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कंड्यूसिव टू इंडियाज इंक्लूसिव डेवलपमेंट। एक्सटर्नल फॉरेन इन्वायरमेंट इस तरह की हो कि जो कि प्रमोट करे इंडिया की इंक्लूसिव डेवलपमेंट को। इन 4 पॉलिसी से आपने जो अभी जो इंडिया ने जो कदम उठाया है, दैट इज़ हमने क्या किया है, हमने एक सबमरीन गिफ्ट किया है वियतनाम को। वियतनाम की लोकेशन ये है, दिस वन इज़ इंडिया से यहाँ से म्यांमार, देन आफ्टर थाईलैंड, कंबोडिया, और आप पहुँच जाते हैं वियतनाम को हमने INS कॉर्वेट कृपान सबमरीन दिया है उसे हमने, और इसे आप लिंक कर सकते हैं इन दोनों फॉरेन पॉलिसी गोल से, जिसमें कि हम बात करते हैं क्या, इंडिया की वॉइस को ग्लोबल लेवल पे सुना जाए, एंड क्रिएट ऐसा एक इन्वायरमेंट क्रिएट करे एक्सटर्नल लेवल पे जो कि कंड्यूसिव हो इंडियाज़ की इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए। एक बार थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं ये INS कृपान है क्या। तो देखो, INS कृपान अराइव्स इन वियतनाम टू बी हैंडेड ओवर वियतनामीज नेवी बाय जुलाई एंड तक में से वियतनामीज नेवी को हैंडेड ओवर कर दिया गया।
INS कृपान जो है यह इंडिजीनियसली बिल्ट इन सर्विस मिसाइल थी। इट इज अ खुकड़ी क्लास मिसाइल। खुकड़ी मीन्स क्या होता है, इस चाकू को खुकड़ी कहते हैं। मेजरली इसे गोरखा रेजिमेंट अपने पास रखता है, तो इसी से नोमेनक्लेचर डेवलप हुआ खुकड़ी क्लास मिसाइल। जब कभी भी हम लोग सबमरीन बनाते हैं तो सबमरीन को एक पार्टिकुलर हम लोग क्या करते हैं, क्लास में बनाते हैं, डेवलप करते हैं। जैसे आपको पता होगा, यदि हमारी जो फर्स्ट सबमरीन थी वो सबमरीन बिलोंग करती थी INS, उनका नाम था INS कलवाड़ी। INS कलवेरी बिलोंग करती थी फॉक्स ट्रॉट क्लास से। फॉक्स ट्रॉट क्लास, तो फॉक्स ट्रॉट क्लास का मतलब है क्या, इस क्लास से मान लो यदि 10 टोटल सबमरीन बना तो 10 टोटल सभी का क्या होगा, मॉडल स्ट्रक्चर बिल्कुल क्या होगा, सेम एज इट इज़ होगा। तो पार्टिकुलर क्लास की यदि सबमरीन है तो उसमें सारी फंक्शन सब कुछ सेम सिमिलैरिटीज़ रहेगी। तो ये जो हमने उसे गिफ्ट किया दैट बिलोंग्स टू खोखड़ी क्लास मिसाइल। उसके बाद ये चलती किस पे है, इक्विप्ड विथ डीजल इंजन। सबमरीन कई तरह की, टोटल 3 तरह की सबमरीन अभी तक डेवलप्ड है। एक तो क्या होता है जो कि डीजल इंजन पे चलती है, जिसे SSK कहते हैं। सेकेंड होता है न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन। न्यूक्लियर पावर का मतलब कि उसकी जो ईंधन होती है वो न्यूक्लियर, जैसे कि मान लो यूरेनियम से चलती है। तो जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है वो उसकी काफ़ी एडवांटेज होती है। एडवांटेज इन द सेंस क्या, कि आपको अब मान लो डीजल इलेक्ट्रिक है तो फ्यूलिंग के लिए इसे बार बार ऊपर आनी पड़ती है। बट जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है वो मतलब 1-1 साल तक ज़मीन के नीचे रह सकती है वो पानी में, और उसे बस ओनली बाहर कब आना पड़ता है, जब मान लो उसे फूड सप्लाई की ज़रूरत हो, तभी वो फूड और वाटर की ज़रूरत हो तभी वो ऊपर आएगा। अदरवाइज़ नहीं तो पावर के लिए उसे ऊपर आना नहीं पड़ता है। और सबसे अधिक खपत किसकी होती है, ईंधन की ही होती है। तो जो सबसे पहले जो हमारे पास सबमरीन बनती थी वो डीजल इलेक्ट्रिक पावर्ड सबमरीन होती थी, लेकिन अब जो रिसेंट में हम लोग बना रहे हैं वो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन बनाते हैं। एंड थर्ड टाइप की जो सबमरीन होती है उसे कहते हैं न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक सबमरीन, जो कि वो चलती भी है तो आपको किससे, तो उसकी जो ईंधन है जो जिससे कि पूरी सबमरीन चलेगी वो भी न्यूक्लियर पावर्ड होगी, और वो जो अटैक करेगा उसमें क्या होगा, वो बैलिस्टिक मिसाइल से लेस होगा, न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल से लेस होगा। ये 3 तरह की सबमरीन है। हमने जो गिफ्ट किया है वो इस क्लास से बिलोंग करती है, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन। सो एंड इट परफॉर्म्स अ वाइड वेराइटी ऑफ रोल्स इंक्लूडिंग कोस्टल, ऑफशोर पेट्रोल, कोस्टल सिक्योरिटी, सरफेस वॉरफेयर, एंटी पायरेसी एंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ। समझ रहे होंगे, बहुत ही सिंपल सी पॉइंट है। ये जो INS कृपान है ये क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है, तो इसमें सबसे पहले तो मीडियम रेंज गन और क्लोज रेंज गन होती है। कुछ इस तरीके से देखो, ये नेवी में इस तरह से ये गन लगा होता है, यहाँ से फायरिंग करता है और ख़त्म कर देता है, मार देता है। तो इसमें जो है कि आपको क्लोज रेंज की गन होती है, और ये 30 mm क्लोज रन गन की पिक्चर है। सेकेंड इसमें होता है काफ लॉन्चर। काफ लॉन्चर का मतलब क्या होता है, यह एक तरह का एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है। मतलब ये इस तरह से टेक्नोलॉजी वर्क करती है कि मान लो इसी तरह से सपोज दैट ये काफ लॉन्चर है, तो जब यहाँ से ये काफ को लॉन्च किया जाएगा, सपोज करो क्या है कि ये कोई एक जो है आपको सबमरीन समुद्र में जा रही है, ऊपर से कोई क्या किया, इस पर अटैक करने के लिए 3-4 मान लो मिसाइल छोड़ दिया, तब क्या करेगा ये सबमरीन यहाँ से अपने आप से काफ लॉन्च करेगा। ये काफ लॉन्च करके ढेर सारे टारगेट्स में अपने आप को बिखरा लेगा। ये टारगेट क्या करेगा, ये जो इन्होंने मिसाइल यहाँ से छोड़ा था इसको कंफ्यूज कर देगा, इसको डायरेक्शन ही नहीं पता चलेगा कि हमें लॉन्च अब ये अटैक कहाँ पे करनी है। तो काफ लॉन्चर कुछ इसी तरीके से वर्क करती है कि वो रडार को कंफ्यूज कर देती है, और हमारा जो है जो मान लो जिस हमने सबमरीन से छोड़ा है उसे सिक्योर कर देती है। तो काफ लॉन्चर इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर टेक्नोलॉजी टू प्रोटेक्ट नेवल शिप और अदर सेंसिटिव टारगेट फ्रॉम रडार और रेडियो फ्रीक्वेंसी। काफ रॉकेट जो होती है डिप्लॉयड इन द एयर रिफ्लेक्ट एज मल्टीपल टारगेट फॉर द मिसाइल गाइडेंस सिस्टम। तो क्या करता है ये इस तरह से फील करवाता है सामने वाली मिसाइल को कि टारगेट अब मल्टीपल हो गया, कई सारे टारगेट्स हो गया, तुम किस पे अटैक करेगा, जिससे क्या होता है वो कंफ्यूज हो जाता है। एंड टारगेट फॉर द मिसाइल गाइडेंस सिस्टम एंड डिफ्लेक्टिंग एडवर्सरी मिसाइल दस प्रोटेक्ट देयर ओन एसेट। मतलब क्या,
देखो बहुत सिंपल सा लैंग्वेज है। कहता है कि काफ रॉकेट डिप्लॉयड इन द एयर, जो कि रिफ्लेक्ट करता है एज मल्टीपल टारगेट, ये शो करता है मल्टीपल टारगेट फॉर द मिसाइल गाइडेंस सिस्टम। किसके लिए? मिसाइल गाइडेंस सिस्टम के लिए। एंड डिफ्लेक्टिंग एडवर्सरीज मिसाइल, और जो एडवर्सरी मिसाइल आ रही थी ऊपर से इसको अटैक करने के लिए, उसको क्या किया? डिफ्लेक्ट कर दिया। दस इसकी वजह से हमारा ओन सबमरीन प्रोटेक्ट रहता है। तो ये काफ लॉन्चर भी इसमें है। एंड सरफेस टू सरफेस मिसाइल भी इसमें इक्विप्ड होता है कि यहीं से मान लो किसी को मारना है तो यहाँ से मिसाइल छोड़ा, अटैक करके ख़त्म। तो ये INS कृपान की कुछ फैसिलिटीज़ थी जो कि हमने गिफ्ट किया है किसको? वियतनाम को दिया। अब समझते हैं थोड़ा इसमें मोर अबाउट द न्यूज। एक्सपर्ट पॉइंट आउट दैट इंडिया हैज़ एक्सपेंडेड इट्स एक्टिविटीज़ ऑफ मिलिट्री कोऑपरेशन। तो एक्सपर्ट कहते हैं क्या, इधर कुछ दिनों में ये देखने को मिला है कि चाहे दुनिया में कहीं भी कुछ हो तो इंडिया अपना जो है ना, ये कोऑपरेशन की जो उसकी जो रोल है वो हर जगह प्ले कर रहा है। चाहे वो मान लो कहीं पे आपको क्या हो, मिलिट्री कोऑपरेशन की बात हो, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की बात हो। इसे आपने देखा अभी जब मेजर अर्थक्वेक आया टर्की में, तो वहाँ पे इंडिया ने अपनी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस को भेजा। आपको ये भी पता होगा कि UN पीस कीपिंग जो फोर्स है, यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग फोर्स, उसमें सबसे अधिक सोल्जर यदि किसी कंट्री की है तो वो इंडिया की सोल्जर है। दैट इज़ प्राउड फॉर अस। तो इन सब से ये पता चलता है कि हमने जो है अभी एक हमारी फॉरेन पॉलिसी में जो कॉपरेशन की इनिशिएटिव्स है, हम वो क्या कर रहे हैं, इसमें अच्छे से रोल प्ले कर रहे हैं। देन आफ्टर कहता है क्या, करंटली इंडिया हैज़ डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट विद द 53 कंट्रीज़। हमने करीब इस तरीके का डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट 53 कंट्री के साथ साइन किया है। नेक्स्ट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने रिलीज किया है द डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2020, जिसके तहत हम एक टारगेट अचीव करना चाहते हैं, जिसमें हम लोग क्या चाहते हैं कि एक्सपोर्ट को इंक्रीज करें इन द एरिया ऑफ एरोस्पेस एंड डिफेंस गुड्स एंड सर्विसेज। इस तरह की डिप्लोमेसी को डिफेंस डिप्लोमेसी कहते हैं, और इसका मतलब है कि इस्टेब्लिशिंग कोऑपरेशन इन स्ट्रेटेजिक एरेना एंड फैसिलिटेटिंग अ कलेक्टिव स्ट्रेटजी ऑफ आर्म्ड फोर्सेस टू एडवांस एंड म्यूचुअल इंटरेस्ट। एग्जाम्पल, इंक्रीज इन द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज विद द फ्रेंडली कंट्री, फॉर एग्जाम्पल युद्ध अभ्यास फॉर द USA। हम लोग USA के साथ जैसे युद्ध अभ्यास करते हैं, तो यह क्या है, यह एक डिफेंस डिप्लोमेसी है। देन आफ्टर डिजास्टर मैनेजमेंट एंड ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ, जैसा कि अभी हम आपसे चर्चा किए थे कि हमने अभी ऑपरेशन दोस्त के तहत क्या किया, जब टर्की में मेजर अर्थक्वेक आया टर्की एंड सीरिया में, तो इंडिया ने इमीडिएटली अपना जो है क्या NDRF टीम प्लस कई सारे डॉक्टर्स की टीम कहाँ पहुँची, टर्की पहुँची, और वहाँ के लोगों को काफ़ी हेल्प किया। तो वो जो हमने ऑपरेशन लॉन्च किया था, दैट इज़ नोन एज ऑपरेशन दोस्त, टू हेल्प अर्थक्वेक हिट्स टर्की एंड सीरिया। बाय दिस इंडिया सीक टू फॉरवर्ड्स इट्स फॉरेन पॉलिसी गोल, और इस तरह से इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी गोल को आगे बढ़ा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है लिंकेजेस बिटवीन डिफेंस कोऑपरेशन एंड फॉरेन पॉलिसी। कैसे इस दोनों को आप लिंक कर सकते हैं कि एक तो डिफेंस कोऑपरेशन, जैसा हमने बात किया था कि हम ये हमारी डिफेंस फॉरेन पॉलिसी गोल है, और इसे कैसे लिंक कर सकते हैं आप डिफेंस कोऑपरेशन इनिशिएटिव से। तो ये कहता है कि सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी, डिफेंस कोऑपरेशन प्ले अ क्रूशियल रोल इन अचीविंग सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी विच आर वाइटल ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉरेन पॉलिसी। हर कंट्री की फॉरेन पॉलिसी तभी इस्टेब्लिश हो सकती है जब वहाँ पे एक तो सिक्योरिटी हो एंड स्टेबिलिटी हो। जैसा कि हमने एग्जाम्पल में समझा था, तालिबान में जब अफ़गानिस्तान में तालिबान टेक ओवर हुआ, तो इंडिया की जो इतनी दिनों की जो मेहनत थी वहाँ पे सब कुछ करना, पार्लियामेंट बनाना, रोड बनाना, वहाँ पे डैम बनाना, वो सभी चीज़ कुछ समय के लिए क्या हुआ, धूमिल हो गया। सो दैट्स वाई security and stability must necessary condition for the establishment of foreign policy. Second one is globalization. The scope of international trade, finance and communication is influenced by
external factor like cryptocurrency, shell company, etc. beyond the control of national government. So that तो डिफेंस कॉपरेशन एंड फॉरेन पॉलिसी को लिंक करना जरूरी है. सेकेंड इज टेररिज्म. नेक्स्ट वन इज रोल ऑफ ट्रेनिंग सर्विसेज. तो इस पॉइंट में क्या कहता है क्या कि देखो इसे आप ऐसे लिंक करो, डिफेंस कॉपरेशन कैसे हेल्प करती है फॉरेन पॉलिसी में. तो कहता है क्या बहुत सारे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं ना हमारे आसपास के डेवलपिंग कंट्री के, वो सीनियर ऑफिसर की ट्रेनिंग इंडिया में हुई है और आज वो अच्छे पद पे हैं. जैसे एग्जांपल इसने दिया है कि YB टुन हुसैन बिन ओन जो कि मलेशिया से हैं, आज वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया है. उनकी ट्रेनिंग कहाँ हुई है? इंडिया में. तो ऑब्वियस सी बात है जब ऐसे पर्सन किसी देश के हाईएस्ट ऑफिशियल पॉइंट पे जाते हैं तो उसके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर होती है उस कंट्री से. तो इसलिए तो डिफेंस कॉपरेशन हेल्प करता है फॉरेन पॉलिसीज़ में. एंड देन आफ्टर पावर पॉलिटिक्स. तो कहता है क्या इंटरनेशनल स्ट्रेचर एंड रोल ऑफ कंट्री इन इंटरनेशनल सिस्टम हैज़ अ पॉजिटिव कोरिलेशन विथ इट्स मिलिट्री स्ट्रेंथ. तो जिस कंट्री के पास जितनी अच्छी मिलिट्री स्ट्रेंथ होती है उतनी ही अच्छी उसकी क्या होती है, इंटरनेशनल स्टेचर होता है, इंटरनेशनल उसकी रिस्पेक्ट होती है. नेक्स्ट हेडिंग इज बेनिफिट ऑफ डिफेंस कॉपरेशन टू फॉरेन पॉलिसी गोल. इससे बेनिफिट क्या होगा हम जो ये डिफेंस कॉपरेशन कर रहे हैं. तो कहता है क्या इन्हांसमेंट ऑफ रीजनल स्टेबिलिटी. Measures to build capacity and capabilities have helped tangible in improving the combined ability to respond to natural disaster, mitigate turbulence in the neighboring country. Strengthening relation. इससे क्या होता है एक ब्रिज ऑफ फ्रेंडशिप क्रिएट होता है जब हम डिफेंस कॉपरेशन करते हैं. तो कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ आर्म्ड फोर्स, exposure to technology, organization, doctrines, concepts, and working ethos of countries with a wide spectrum of technology sharing combat experience. तो कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ आर्म्ड फोर्स मतलब कि आप अपनी जो है क्या एक्सपर्टीज उसके साथ शेयर करते हो, वो अपनी एक्सपर्टीज आपके साथ शेयर करती है. तो इस तरीके से एक अच्छी दोस्ती भी बनती है और दोनों की कैपेसिटी भी बिल्ड होती है. और नेक्स्ट वन इज बूस्ट टू डिफेंस इंडस्ट्री. इससे डिफेंस इंडस्ट्री को भी बूस्ट मिलती है. बिकॉज सपोज दैट यदि हम लोग मान लो इंडिया से क्या कर रहे हैं डिफेंस इक्विपमेंट सेल कर रहे हैं तो क्या होगा हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी. एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो हम अधिक यहाँ के जो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट हुए हैं वो अधिक उसको बेनिफिट होगा. वो प्रमोट उसकी जो है एक्सपोर्ट प्रमोट होगी तो उसे मोर इंसेंटिव मिलेगा टू प्रोड्यूस मोर. रिसर्च एंड डेवलपमेंट. डिफेंस कॉपरेशन इनिशिएटिव्स हैव इम्प्रूव्ड prospect in the field of research and technology by transfer of technology, joint development of the project and the confidence building. इससे कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होगी. अब समझते हैं कि क्या क्या चैलेंजेज है फॉर डिफेंस कॉपरेशन टू अचीविंग फॉरेन पॉलिसी गोल. तो सबसे फर्स्ट चैलेंजेस तो ये है कि हमारे पास कोई भी पॉलिसी फॉर्मुलेशन गाइडलाइन नहीं है कि किस कंट्री के साथ हमें कैसे डील करनी है. हम किस पॉलिसी पे चलते हैं तो हमारी जो पॉलिसी है ना एक यूनिफॉर्म प्रिंसिपल है सबके लिए एक जैसा. बट एक्सपर्ट कहते हैं क्या डिफेंस कॉपरेशन कभी भी ऐसी नहीं होती है कि आप एक यूनिफॉर्म प्रिंसिपल बना दो उसी पे चलो. डिफेंस कॉपरेशन वो जो इम्प्लीमेंटेड होता है कंट्री वाइज होता है. आप कभी भी नेपाल और मान लो नेपाल और पाकिस्तान को एक तरह से ट्रीट नहीं कर सकते हो. तो ये डिपेंड्स करता है कंट्री टू कंट्री जो कि हम लोग लैकिंग कर रहे हैं. हमारे पास कोई भी क्या है कि पॉलिसी गाइडलाइन ही नहीं है. तो ये मेजर चैलेंजेस है. सेकेंड असर्टिवनेस ऑफ चाइना. चाइना का रोल प्लस उसकी जो इन्वेस्टिंग कैपेसिटी काफ़ी अधिक है हमसे विद रिस्पेक्ट टू अस. उस नेक्स्ट है ओनली अ फ्यू इंडियन एम्बेसीज हैव डिफेंस विंग व्हेन कंपेयर टू. जब हम बात करते हैं USA और UK की तो उसके पास क्या है डिफेंस विंग भी उस एम्बेसी के साथ है. बट हमारे इंडिया के ओनली कुछ ही एम्बेसीज में ऐसा है. एंड फिर लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है बिटवीन मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट इन्वॉल्व इन द डिफेंस कॉपरेशन में कोई भी क्या कहता है क्या कोऑर्डिनेशन नहीं है. एंड जो सबसे मेजर पॉइंट इसमें सीधी हम मेरे ख्याल से दो होनी चाहिए. एक तो हमारे पास कोई भी पॉलिसी गाइडलाइन नहीं है एंड सेकेंड वन इज़ हमारी डिफेंस स्पेंडिंग काफ़ी कम है. हम लोग 2% से भी कम जो है अपने नेशनल GDP का डिफेंस पे खर्च करते हैं. तो जिसकी वजह से यह एक बड़ी चैलेंजेज है. तो इसी चैलेंजेज की सॉल्यूशन बता दीजिए तो वो वे फॉरवर्ड हो जाएगा. हमारे पास पॉलिसी गाइडलाइन नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे हमें एक पॉलिसी गाइडलाइन बनानी चाहिए.
नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट. कंसिडरिंग द स्कोप, इंटेंसिटी एंड डेरिवेटिव्स ऑफ द डिफेंस कॉपरेशन एक्टिविटी, इट शुड बी हैंडल्ड बाय एक्सपीरियंस्ड स्पेशलिस्ट ऑफिसर. एनुअल ऑडिट होनी चाहिए ऑफ एक्टिविटीज़ कंडक्टेड, जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है उसकी प्रॉपर ऑडिट होनी चाहिए. इंटीग्रेटेड प्लानिंग, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और डिफेंस मिनिस्ट्री को मस्ट एम एट एक्सपेंडिंग डिफेंस कॉपरेशन एंड एस्टेब्लिशिंग एन इंडियन मिलिट्री प्रेजेंस अराउंड द ग्लोब टू सिक्योर इंडियाज नेशनल इंटरेस्ट एंड स्ट्रेंथनिंग रिलेशंस विथ नेबरिंग कंट्री, जो कि सबसे नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी ऐसे भी हमने अपनाया हुआ है, जिसमें कि हम सबसे अधिक प्राथमिकता अपनी पड़ोसी देश को देते हैं. तो इंडिया कैन चेंज course in its dealing with its neighbors and becomes more sensitive to their concern, such as delivering project in a time-based manner to reduce China's influence. तो यदि चाइना के इन्फ्लुएंस को कम करनी है तो हम जो जिस प्रॉमिस करते हैं उससे तो एक टाइम बाउंड मैनर में उसे प्रोवाइड कर दे, तो थोड़ी ये हम क्या कर सकते हैं, चाइना को टारगेट कर सकते हैं. तो ये था आर्टिकल पूरी जो हमने डिस्कस किया कि कैसे कि डिफेंस कॉपरेशन जो है इनिशिएटिव वो कंप्लीट कर सकता है हमारा फॉरेन पॉलिसी गोल को. नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल है कि 75 ईयर्स ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. UNHRC जो हमने आज से 75 साल पहले स्टार्ट किया था, उसकी 75वीं वर्षगांठ हम लोग इस साल सेलिब्रेट कर रहे हैं. तो क्या है यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इसे समझते हैं. इसे समझने के लिए थोड़ी सी बेसिक में चलते हैं, 2-3 बातें हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके बाद समझते हैं कि क्या होता है ह्यूमन राइट्स. देखो कंसेप्चुअली कि सबसे पहले बात तो कि नेचुरल राइट क्या होती है, हम इसके हिस्ट्री पे भी जाएंगे कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ. बट पहले आप ये समझिए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नेचुरल राइट एंड ह्यूमन राइट एंड फंडामेंटल राइट. नेचुरल राइट मीन्स कहता है कि ऑल दोज राइट्स विच आर इनहेरेंट इन नेचर एंड हैविंग राइट बाय वर्च्यू ऑफ बॉर्न. मतलब आप इंसान जाति में जन्म लिए हैं और वो अधिकार आपको जन्म के साथ मिल जाता है, तो उस तरह की राइट्स को कहते हैं नेचुरल राइट. लाइक राइट टू लाइफ, आपको जिंदा रहने का अधिकार है, जिंदगी जीने का अधिकार है, राइट टू लिव. राइट टू लाइवलीहुड, अब यदि जिंदा रहना है तो आपको कुछ काम भी करना होगा, तो आपको राइट टू लाइवलीहुड भी एक नेचुरल राइट है. राइट टू अर्न इज़ अ नेचुरल राइट एंड राइट टू डिग्निफाइड एग्जिस्टेंस भी होनी चाहिए. अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ जिंदा रहना ही जिंदगी है, एक डिग्निफाइड एग्जिस्टेंस होना, ये सभी को कहते हैं हम लोग नेचुरल राइट, जो कि आपको मिलता है बाय वर्च्यू ऑफ बॉर्न. जन्म लेने के साथ ही ये चीज़ हमें आपको राइट मिलता है. इसी से कंसेप्ट निकला नेचुरल राइट, एक बड़ा सा स्कोप है. इसी का यदि हम मान लो पूरी की पूरी ये नेचुरल राइट है, तो इससे एक कंसेप्ट निकला ह्यूमन राइट का. तो ह्यूमन मतलब क्या हुआ, ह्यूमन इज़ अ सोशोलॉजिकल टर्म. तो इसका मतलब क्या है कि दोज राइट्स विच आर इसेंशियल फॉर एन इंडिविजुअल टू लीव अ डिग्निफाइड लाइफ. एक डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए जो जो भी राइट्स की ज़रूरत है उसे कहते हैं हम लोग ह्यूमन राइट. जैसे मान लो फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी हो गया, फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर हो गया, स्लेवरी टॉर्चर, या फिर राइट टू मान लो राइट टू एजुकेशन हो गया, राइट टू वर्क हो गया. ये सभी एक डिग्निफाइड लाइफ के लिए ज़रूरी है. तो इन सब चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, ह्यूमन राइट कहते हैं. तो ह्यूमन राइट की स्कोप बहुत बड़ी है, मतलब वो हर कुछ जो एक डिग्निफाइड लाइफ को ज़रूरत है. जैसे मान लो राइट टू प्राइवेसी ही है, वो भी एक ह्यूमन राइट है, बिकॉज विदाउट प्राइवेसी एक इंसान नहीं रहेगा. बिकॉज एक परफेक्ट मैच्योर डेवलपमेंट के लिए आपको एक प्राइवेसी वाली लाइफ चाहिए, कुछ समय के लिए आपको एक प्राइवेट लाइफ चाहिए. तो ये सभी ह्यूमन राइट थी. तो ह्यूमन राइट उन सारे ह्यूमन राइट जिसको स्टेट का प्रोटेक्शन मिला, उन सारे राइट्स को कहते हैं फंडामेंटल राइट. अब इनमें से मान लो जितने राइट को क्या किया, गवर्नमेंट ने बोला कि हाँ
स्टेट ने बोला कि हम इससे आपको सुरक्षा देंगे, जैसे राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, इसे स्टेट की प्रोटेक्शन मिली। तो इस लिस्ट को कहाँ रखा गया? फंडामेंटल राइट में रखा गया। समझ में आ गया? नेचुरल राइट मतलब क्या हुआ? वो हर एक राइट जो आपको जन्म के साथ मिलता है, दैट इज नोन एज नेचुरल राइट। इसी से आप इसे जब अब इसी जन्म लेने के साथ जो चीज़ें, जो वो हर एक राइट जो एक डिग्निफाइड लाइफ के लिए ज़रूरत है, उसे कहते हैं ह्यूमन राइट। और इस ह्यूमन राइट में से उन सारे राइट जिसे कि स्टेट की प्रोटेक्शन मिल चुकी है, उसे कहते हैं फंडामेंटल राइट। ये कैसे कंसेप्ट दुनिया में इमर्ज हुआ कि कुछ राइट होनी चाहिए? तो इसकी कंसेप्ट ओरिजिनेट होती है आज से करीब 3000 साल पहले, और वो टाइम थी 539 BC की। वेट अ सेकेंड, हाँ, वो डेट थी 539 BC की, और ये बात है कहाँ की? तो बेबीलोन की। तो जब क्या हुआ, साइरस दी ग्रेट ने बेबीलोन को कंक्वेड किया, तो उसके बाद साइरस ने क्या किया कि वो जितनी भी स्लेब्स था बेबीलोन में, सभी स्लेब्स को क्या किया? फ्री कर दिया। तो साइरस फ्रीड दी स्लेव्स, डिक्लेयर दैट ऑल पीपल हैड राइट टू चूज देयर ओन रिलीजियन एंड एस्टेब्लिश्ड रेशियल इक्वलिटी। साइरस ने पहली बार क्या किया? सभी को बोला आप सभी को अधिकार है, आप जिस धर्म को सेलेक्ट करना चाहते हैं कर लीजिए, आपको जो काम करना है वो भी कर सकते हैं। उन सबको उन्होंने इक्वलिटी प्रोवाइड किया। ये एंशिएंट समय की बात है जब साइरस द ग्रेट ने पहली बार इसकी जिक्र मिलती है। और इन्हीं की प्रोविजन को जो साइरस ने उस समय क्या किया था, जैसे कि वो अभिलेख लिखवाते थे किंग, तो इसने भी इस चीज़ को रिलेटेड लेके अभिलेख लिखवाया था। और जब बाद में हम लोग प्रेजेंट टाइम्स में उसके अभिलेख को पढ़े, उसको डिकोड किए, तो इन सारी प्रोविजंस को जो साइरस द ग्रेट ने अपने बेबीलोन के सारे ट्रुप्स, सारे जो स्लेव्स थे, उनको फ्री करने के बाद जो उसे राइट्स दी, उन सारी राइट्स को उसने लिखा था उस अभिलेख में, उसे हमने, तो दिस प्रोविजन सर्व्ड एज द इंस्पिरेशन फॉर द फर्स्ट 4 आर्टिकल्स ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। जब हमने UDHR को अपनाया, तो उनमें फ्रॉम फर्स्ट 4 आर्टिकल मेंशन्ड है, जो साइरस ने जो राइट प्रोवाइड किया था। देन आफ्टर 1215 ईस्वी मॉडर्न इंडिया में मैग्ना कार्टा प्रमलगेशन हुआ इन द इंग्लैंड। 1215 AD मैग्ना कार्टा प्रमोलगेशन हुआ इंग्लैंड में, ब्रिटेन में। इट इंट्रोड्यूस्ड रूल ऑफ लॉ। तो इसने, मैग्ना कार्टा ने इंट्रोड्यूस किया रूल ऑफ लॉ। पहले कौन सा सिस्टम था? तो पहले था रूल बाय लॉ। रूल बाय लॉ से हम लोग कहाँ तक आए? रूल ऑफ लॉ। इसका क्या मतलब हुआ? रूल बाय लॉ का मतलब कि कानून बना के रूल करो जनता पे, नया नया लॉ बना के, कानून बना के। राजा के मन में जो आया उसकी जुबान ही कानून थी, उसी से फिर क्या करता? सभी इंसान को रूल करता। लेकिन प्रेजेंट मॉडर्न डेमोक्रेसी में कैसे चलती है? रूल ऑफ लॉ। यहाँ पे रूल ऑफ लॉ है, जो कि एक इलेक्टेड डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन के थ्रू लॉ बनती है, और उससे उस कंट्री को गवर्न किया जाता है। तो ये रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट पहली बार 1215 AD में सामने आया, जिसने कि इस मैग्ना कार्टा ने प्रोविजंस दिया रूल ऑफ लॉ एंड बेसिक आइडिया ऑफ डिफाइंड राइट्स एंड लिबर्टी टू ऑल पर्सन। इसने कुछ राइट्स को डिफाइन किया और कुछ पर्सन्स को इसने लिबर्टी दिया। दीज थिंग्स एक्सप्रेस्ड बाय, और बाद में लेटर चल के इसे इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स 1689 में शामिल किया गया, इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स। और इसी इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स से इंस्पायर्ड होकर USA ने, जब USA इंडिपेंडेंस होता है, तो उसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में US बिल ऑफ राइट्स के तहत 1791 में एज अ फंडामेंटल राइट शामिल किया। और इस US से इंस्पायर्ड होके हमने, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने फंडामेंटल राइट को अपनाया। तो ये पूरी हिस्ट्री थी। मतलब एज अ शॉर्ट रिवीजन में समझे तो फर्स्ट इसकी फंडामेंटल राइट्स की बात करें, ह्यूमन राइट की बात करें, तो वो देखने को मिलता है जब साइरस द ग्रेट ने बेबीलोन में अटैक किया और सारे स्लेव्स को फ्री करके उन्हें राइट दिया। उन्हें जो राइट दिया उसे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट में शामिल किया गया।
देन आफ्टर 1215 में मैग्ना कार्टा प्रोविजंस आता है ब्रिटेन में, जिसने कि इंट्रोड्यूस किया रूल ऑफ लॉ, बेसिक आइडिया ऑफ डिफाइन राइट्स एंड लिबर्टी टू ऑल पर्सन। और बाद में इन प्रोविजंस को इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स में रखा गया, और इससे इंस्पायर्ड होकर जब यूएसए इंडिपेंडेंस होता है तो यूएस बिल ऑफ राइट्स में रखता है, एंड इनसे इंस्पायर्ड होकर इंडिया अपनाता है। इसी यूएस बिल ऑफ राइट में ये सब कुछ डेवलप हो चुका था। जब यूनाइटेड नेशन बनती है तो यूनाइटेड नेशन 1945 में ही बन जाता है। तो उसके 3 साल के बाद द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट एडॉप्टेड बाय यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इन एक बनाया एक बॉडी जिसे कहते हैं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, और इसे एडॉप्ट किया गया 10 दिसंबर 1948 को। तो 1948 में बना। इसमें यदि आप 75 ईयर्स ऐड कर देते हैं तो पहुंच जाएंगे आप 2023 में। इसलिए 2023 में हम इसकी 75th एनिवर्सरी ऑफ UNDHR मना रहे हैं। उसी पे ये आर्टिकल है कि 75th ईयर्स ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। कब बना था इसे? ये हमने बनाया था 1948 10th दिसंबर में ये बना। बात करते हैं अब आर्टिकल क्या कहता है। द ईयर लॉन्ग ह्यूमन राइट्स 75 इनिशिएटिव विल कल्मिनेटेड इन दिसंबर 2023 मार्किंग द 75th एनिवर्सरी ऑफ UDHR। सिंपल सी बात है कि दिसंबर में, चूंकि 10 दिसंबर को बना था तो 10 तारीख को ये 75 साल अपना कंप्लीट कर लेगा। 2023 का थीम क्या है इसका? तो डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल, ये थीम है इस साल का। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन राइट 75 इनिशिएटिव, तो कंट्रीब्यूट टू चेंज एंड कंक्रीट प्रोग्रेस ऑन द ग्राउंड्स ऑफ प्रॉमिस ऑफ फ्रीडम, इक्वलिटी, जस्टिस एंड अकाउंटेबिलिटी। ह्यूमन राइट 75 इनिशिएटिव हैज 3 गोल्स। 75 साल कंप्लीट होने वाला है तो हमने एक कैंपेन चलाया था ह्यूमन राइट 75 इनिशिएटिव। इसको इन सारे 75 इनिशिएटिव्स के तहत इसे आप 3 गोल्स में रख सकते हैं। 3 गोल के तहत ये टोटल 75 इनिशिएटिव को शामिल कर सकते हैं। ये 3 गोल कुछ इस तरीके का था कि प्रोमोटिंग यूनिवर्सैलिटी एंड इंडिविजुअलिटी। मतलब क्या? तो यूनिवर्सल राइट्स आर यूनिवर्सल, इस दोनों पॉइंट का मतलब समझिए कि कहता है कि यूनिवर्सल राइट जो है वो यूनिवर्सल है एंड इनहेरेंट टू एवरी इंडिविजुअल है विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। ऐसा नहीं होगा कि पार्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को मिलेगा और कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी को नहीं मिलेगा। इसलिए ये यूनिवर्सल भी है और इंडिविजुअल भी है। यूनिवर्सल मतलब सभी को और हर इंडिविजुअल को ये राइट अवेलेबल है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। नो वन कैन टेक देम अवे बिकॉज एवरी वन इज बॉर्न विथ एंड पसेज विद द सेम राइट। इसे कोई वापस नहीं ले सकता है बिकॉज ये उसे जन्म के साथ प्राप्त हुआ है और वो एवरी वन इज बॉर्न विथ एंड पसेज द सेम राइट। हर व्यक्ति जन्म लेता है उस राइट के साथ और उसे अपने पास वो धारण करता है। तो ये फर्स्ट इसकी जो है गोल है वो प्रमोटिंग यूनिवर्सैलिटी एंड इंडिविजिबिलिटी। सेकेंड गोल इज लुकिंग टू द फ्यूचर एंड थर्ड वन इज बॉल्स्टरिंग द ह्यूमन राइट इकोसिस्टम, मतलब ह्यूमन राइट इकोसिस्टम को प्रोत्साहित करना। ये 3 गोल के तहत टोटल 75 इनिशिएटिव्स को हमने लॉन्च किया था। कुछ बातें, सम ऑफ द राइट्स अंडर द डिक्लेरेशन। इस डिक्लेरेशन के अंतर्गत ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन जो है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट के अंतर्गत कुछ राइट्स हैं जो कि इस प्रकार से हैं। जैसे एग्जाम्पल में कहता है क्या, ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर बॉर्न फ्री and equal in dignity and right. No one shall be held in slavery and servitude. No one shall be subjected to torture. किसी को टॉर्चर नहीं किया जा सकता है। All are equal before the law. कानून के सामने सभी बराबर है, चाहे वो राजा हो या रंक हो। No one shall be subjected to arbitrary arrest, detention और exile. ऐसा नहीं कि जब किसी का मन हुआ किसी को अपने मन से अरेस्ट कर लिया, ऐसा नहीं कर सकते हैं। इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट है सभी के पास, सच एज राइट टू सोशल सिक्योरिटी, राइट टू हेल्थ एंड एडिक्वेट हाउसिंग। ये होना बेसिक ह्यूमन राइट है। एंड नो वन शैल बी सब्जेक्टेड टू आर्बिट्रेरी इंटरफेरेंस विथ हिज प्राइवेसी। किसी के प्राइवेसी के साथ आप क्या कर सकते हैं,
इंटरफेयर उसमें नहीं कर सकते हैं। कोई पर्सन यदि अपने बंद कमरे में क्या कर रहा है उसमें आप इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। प्राइवेसी की और भी कई सारी मीनिंग्स है, बट सिंपल सी बात में समझना है तो आप किसी के प्राइवेसी में इंटरफेयर नहीं कर सकते। यहाँ पे देखो एक मिसप्रिंट है आई थिंक विजन से, तो इसको यहाँ पे UDHR होगा, इन्होंने UNDR लिख दिया था, ह्यूमन राइट एंड यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। तो कहता है क्या, दीज यूनिवर्सल राइट्स आर इनहेरेंट टू अस ऑल। जैसा कि हमने देखा कि ये इनहेरेंट है, बाय बर्थ है सबके पास। दे रेंज फ्रॉम द मोस्ट फंडामेंटल, द राइट टू लाइफ, टू दोज make life worthy living such as right to food, right to education, work, health, liberty। मतलब क्या कर रहा है, क्या जो सबसे मतलब ये इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है। ये जो हम ह्यूमन राइट की बात करते हैं तो ये ह्यूमन राइट टॉक करता है जो सबसे बेसिक राइट है हमारा। सबसे बेसिक राइट लाइक क्या है, राइट टू लाइफ। तो राइट टू लाइफ ये सबसे बेसिक मोस्ट फंडामेंटल राइट हो गया। और जो उसके बाद क्या कहते हैं, क्या जो कि ज़िंदगी को वर्दी बनाता है, एक जीने के लायक बनाता है, वो राइट्स भी हमारे पास है। जैसे राइट टू फूड है, राइट टू एजुकेशन है, राइट टू वर्क है, राइट टू हेल्थ है एंड राइट टू लिबर्टी है। सो एक वाइड रेंज को ये कवर करता है। नेक्स्ट इज यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, एडॉप्ट किया गया यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इन 1948। दैट्स वाई वी हैव कंप्लीटेड 75th ईयर and we are celebrating 75th anniversary of UDHR. It was the first legal document to set out fundamental human rights to be universally protected। और इसमें ये बात कहा गया कि पूरी यूनिवर्सल मतलब दुनिया में हर एक जगह ह्यूमन राइट को प्रोटेक्टेड किया जाएगा। बट दीज राइट्स आर नॉट लीगली बाइंडिंग। अब कोई कंट्री में मान लो ह्यूमन राइट की वायलेशन हो रही है तो उसके लिए उस कंट्री को पनिश नहीं किया जा सकता है। द डिक्लेरेशन आउटलाइन 30 राइट्स एंड फ्रीडम दैट बिलोंग टू ऑल। टोटल इस डिक्लेरेशन में 30 राइट शामिल है जो कि बात करता है फ्रीडम दैट बिलोंग्स टू ऑल। UDHR टुगेदर विथ 2 कोवेनेंट्स, द इंटरनेशनल कोवेनेंट फॉर सिविल एंड पॉलिटिकल राइट एंड सेकेंड वन इज इंटरनेशनल कोवेनेंट फॉर इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट। और ये बनाता है, दोनों आपस में मिलकर बनता है इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट, जिसमें कि एक तो बात करता है सिविल और पॉलिटिकल राइट की, उसके बाद इकोनॉमिक मान लो राइट टू फ्रीडम ऑफ वर्क, सोशल राइट्स हो गया एंड कल्चरल राइट, इन दोनों को मिला दो तो इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स बनता है। सिग्निफिकेंस क्या है UDHR का, तो UDHR स्ट्रेंथन करता है ह्यूमन राइट को, यह स्ट्रेंथन करता है सिटीजन को। इट प्रोवाइड्स अ फाउंडेशन फॉर अ जस्ट एंड डिसेंट फ्यूचर फॉर ऑल। यदि किसी के पास मान लो बेसिक फंडामेंटल राइट ही ना हो तो उसकी फिर क्या ज़िंदगी, एक डिसेंसी तो कुछ होगी नहीं। इसलिए ये प्रोवाइड करता है एक डिसेंट फ्यूचर फॉर ऑल एंड हैज़ गिवन पीपल अ पावरफुल टूल इन फाइट अगेंस्ट ऑपरेशन, इम्प्यूनिटी एंड अफरॉन्ट्स टू ह्यूमन डिग्निटी। Universal recognition, UDHR promises to all people the economic, social, political, cultural and civic right that underpins a life free from want and fear। चैलेंजेस क्या है ह्यूमन राइट में, तो मेजर चैलेंजेस इसकी क्या है, सबसे पहले बात तो पॉवर्टी। यदि पॉवर्टी है तो बेसिक ह्यूमन राइट कंप्लीट नहीं हो सकती है, बिकॉज बहुत सारे लोग को पॉवर्टी के कारण भूखे सोना होता है, बहुत सारे लोगों के पास आवास नहीं है, तो वहीं से लैग कर जाते हैं हम लोग टू प्रोवाइड बेसिक ह्यूमन राइट। कहता है अकॉर्डिंग टू UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023, 1.1 बिलियन आउट ऑफ 6.1 बिलियन पीपल live in acute multi-dimensional poverty across 110 countries में। तो इतने पीपल जो हैं क्या है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी अक्रॉस में पाए जाते हैं। देन आफ्टर क्लाइमेट चेंज अभी जो देखने को मिल रहा है, यह क्लाइमेट चेंज का एक तो है क्या, नुकसान तो होता ही है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो चाहे वो कोस्टल एरिया डिग्रेडेशन हो, लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है ना लाइफ स्टाइल पे भी पड़ता है। कई सारे लोग डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं अपने ओरिजिनल जगह से, उसके घर टूट जाते हैं। तो कहता है क्या, एज ऑफ 2022
2022 का रिपोर्ट है, एटलीस्ट 8.7 मिलियन पीपल इन 88 कंट्रीज एंड टेरिटरीज वेयर लिविंग इन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट। वो क्या है, अब अभी वो कहाँ रह रहे हैं, अपने ओरिजिनल जगह से बाहर। मतलब इंटरनल डिस्प्लेसमेंट का मतलब यहाँ से समझ सकते हैं, है तो वो उसी देश में। एक्सटर्नल डिस्प्लेसमेंट मतलब मान लो क्या, इंडिया से निकल के मान लो बांग्लादेश चला गया, लेकिन वो है इंडिया में ही, लेकिन जहाँ पे उसका ओरिजिनल जगह था वहाँ से इंटरनली डिस्प्लेस हो चुका है बिकॉज ऑफ डिजास्टर्स। देन कहता है क्या, इट दैट हैपेंड नॉट ओनली इन 2022 बट ऑल्सो इन द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। देन कहता है जब वार हो, कन्फ्लिक्ट हो, टेररिज्म हो, तो इससे ह्यूमन राइट क्या होता है, अफेक्ट करता है। जैसे कि आपने अभी तालिबान में देखा, यूक्रेन में देखा। यूक्रेन वार एंड अदर कन्फ्लिक्ट हैव पुश्ड द नंबर ऑफ पीपल फ्रीइंग टू मोर देन 100 मिलियन फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन रिकॉर्ड। पहली बार देखने को मिल रहा है कि इतनी लोग क्या हुए, अपने घर छोड़ के भाग गए। फूड इनसिक्योरिटी, राइट टू फूड इज अ ह्यूमन राइट। ठीक है, राइट टू फूड क्या है, बेसिक ह्यूमन राइट। सो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एस्टिमेट्स दैट मोर देन 345 मिलियन पीपल फेस हाई लेवल ऑफ फूड इनसिक्योरिटी इन 2023, दैट इज मोर देन डबल द नंबर ऑफ 2020। 2020 से यह डबल से भी ज़्यादा है, जहाँ पे कि लोगों में फूड इनसिक्योरिटी देखने को मिल रही है। और ऐसे लोगों की संख्या कितनी है, 345 मिलियन। वुमेन राइट्स, एज पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट 2022, इट विल टेक 132 ईयर्स टू रीच जेंडर पैरिटी। जेंडर पैरिटी मतलब ऐसे समझ सकते हैं, मैन और वुमेन में इक्वलिटी आने में करीब कह रहा है क्या, 132 साल अभी और लगेंगे। देन आफ्टर अभी आपको हर जगह, इवन इंडिया में भी देखने को मिलता है, इथनिक हैट्रेड, रिलीजियस हैट्रेड, रेशियल हैट्रेड। और ऐसे में क्या हो जाता है, कहीं मॉब लिंचिंग हो गया, कहीं किसी को मार दिया। अभी आपने मणिपुर का केस देखा। तो अब उस वैसे जगह में आप देखें, उसमें तो ह्यूमन राइट क्या बात किया जाए, वो तो हर मानवता की लिहाज को ही ख़त्म कर दिया था, जैसा केस हुआ मणिपुर में। तो जब इस तरह की रेशियल, इथनिक और रिलीजियस हैट्रेड होती है, तो इंसान अपनी इंसानियत भूल के वो जानवर से भी बदतर स्थिति में पहुंच जाता है। तो ऐसे सिचुएशन जब होती है तो वो चैलेंजेस टू ह्यूमन राइट्स होती है। देन आफ्टर LGBTQ राइट्स, discrimination and violence against the people in the LGBTQ community, they are all too common. Homophobic and transphobic attitude remain deeply embedded in many culture around the world. मीनी क्या, मोस्ट ऑफ वर्ल्ड के पार्ट में ऐसा ही है, आज भी कोई LGBT के राइट को कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता है, हर जगह उसका मजाक बनाया जाता है। सो दैट्स वाई कि यहाँ पे भी इनके लिए भी हमें ह्यूमन राइट इंश्योर करना है। नेक्स्ट इज वायलेंस बाय ऑथोरिटेरियन रिजिम्स। जो भी अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है उनके द्वारा एक स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस देखने को मिलता है। एग्जाम्पल इंक्लूड एग्जीक्यूशन एंड अरेस्ट इन ईरान, मिलिट्री कूप इन म्यांमार, रूलिंग बैक ऑफ ह्यूमन राइट बाय तालिबान। इन सब जगह पे आपको देखा होगा, जब इवन म्यांमार में क्या हुआ, चुने हुए गवर्नमेंट को हटा के वहाँ के सैनिक ने कू कर दिया, और वहाँ पे मिलिट्री कू करने के बाद कई सारे इतने क्लिंजेस देखने को मिला, कई लोगों की जाने गई। फाइनली वे फॉरवर्ड क्या है, प्रोटेक्टिंग एंड एम्पावरिंग इंडिविजुअल्स कीजिए, बिल्डिंग रेजिलिएंट, इंक्लूसिव एंड डेमोक्रेटिक सोसाइटी जितनी डेमोक्रेसी की ओर जाएगी उतनी ही वहाँ पे ह्यूमन राइट की बातें होगी, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात होगी, राइट टू इक्वलिटी की बात होगी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात होगी वहाँ पे, सेफ गार्डिंग एंड फंडामेंटल फ्रीडम्स, promoting a global system, collective responsibility and human right education. It must systematically penetrate each society, whether it is school हो, community हो, in the family हो, professional settings हो और otherwise हो। वहाँ पे हमें लोगों को educate करना चाहिए, उसे बताना चाहिए about human right। तो ये complete article रहा about human right। Now the next article is about United Nations Educational, Scientific and कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज शॉर्ट फॉर्म में से हम लोग से जानते हैं यूनेस्को के नाम से। यूनेस्को एक स्पेशलिस्ट एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन है। क्या होता है स्पेशलाइज्ड एजेंसी का मतलब, तो देखो यूनाइटेड नेशन का कुछ इस तरह का फॉर्मेट है। यूनाइटेड नेशन में
6 प्रिंसिपल ऑर्गन है। 6 प्रिंसिपल ऑर्गन में जिसमें कि फर्स्ट होता है यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, सेकेंड वन इज यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, यूनाइटेड नेशन ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड दी सेक्रेटरीट। ये 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है, मेन ऑर्गन है। इसके बाद टोटल 15 स्पेशलिस्ट एजेंसी है, जिनमें कि आपने नाम सुना होगा, जैसे मान लो वर्ल्ड बैंक हो गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, आईएमएफ हो गया। तो ये सभी क्या है, स्पेशलिस्ट एजेंसी है। और इसी स्पेशलिस्ट एजेंसी में से एक एजेंसी है जिनका नाम है यूनेस्को, जिसके बारे में हमें अभी पढ़ना है। 12 फंड्स एंड प्रोग्राम है जो यूनाइटेड नेशन के द्वारा फंडेड होता है, फंड्स एंड प्रोग्राम। एंड 3 रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है लाइक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, IOM, IAEA। हमें पढ़नी है अभी यूनेस्को के बारे में। सो देखते हैं यूनेस्को न्यूज में क्यों है अभी। तो न्यूज में इसलिए है बिकॉज यूनाइटेड स्टेट्स दैट इज अमेरिका जो है फॉर्मली फिर से यूनेस्को को ज्वाइन कर लिया आफ्टर 5 साल के बाद। 5 साल तक वो यूनेस्को को छोड़ दिया था और अभी वो फिर से ज्वाइन किया। एंड बाय प्रपोजिंग दैट, और इसने बोला कि चलो ठीक है, मेरे पास जितनी भी बकाया पैसे थी जो यूनेस्को को देना था वो हम क्या करेंगे, पे कर देंगे। और वो टोटल मनी लगभग है $600 मिलियन। तो बाय प्रपोजिंग टू पे इट्स ड्यू मोर देन $600 मिलियन, यूएसए फॉर्मली ज्वाइन दी यूनेस्को। क्या है यूनेस्को? इसकी हेडक्वार्टर पेरिस में है, दैट इज फ्रांस की कैपिटल पेरिस। यह एक स्पेशलिस्ट एजेंसी ऑफ यूएन है, established in 1945 to contributes to peace and security by promoting international cooperation in education, sciences, culture, communication and information. ऑब्जेक्टिव इसकी क्या है? अटेनिंग क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग, एड्रेसिंग इमर्जिंग सोशल एंड इथनिक चैलेंजेज। मेजरली देखो इसका काम कैसे होता है। ये पूरी दुनिया में कंट्रीब्यूट करता है पीस और सिक्योरिटी के लिए, जो कि बात करता है एजुकेशन के फील्ड में। मान लो कहीं पे किसी चीज़ को कंजर्व करनी है, जैसे आपने कई जगह नाम सुना होगा कि दिस मोन्यूमेंट्स इज प्रोटेक्टेड बाय यूनेस्को। तो यूनेस्को क्या करता है, उसे वो कोई कल्चरली इंपॉर्टेंट प्लेस है, साइंटिफिक इंपॉर्टेंट प्लेस है, तो उसे बाय शेयरिंग इट्स स्पेशलिटीज, प्रमोटिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन, उस जगह को प्रोटेक्ट करता है। अवार्ड रिलेटेड टू यूनेस्को, ये 2 इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू प्रीलिम्स के लिए जब इस तरह की। तो यूनेस्को से रिलेटेड क्या अवार्ड है? फर्स्ट है यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड्स। ये किस लिए दिया जाता है? फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन। कल्चरल हेरिटेज, जैसे मान लो ताजमहल है, तो उस तरह के मोन्यूमेंट्स के कंजर्वेशन के क्षेत्र में यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड्स फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन प्रोग्राम अवॉर्डेड टू प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस। ये किसे दिया जाता है? कोई प्राइवेट इंडिविजुअल को दिया जा सकता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को भी दिया जा सकता है। सेकेंड अवार्ड इज यूनेस्को फेलिक्स हॉफेट-बोइग्नी पीस प्राइज। ये अवार्ड दिया जाता है फॉर प्रमोटिंग पीस के लिए। अब मेजर ये पॉइंट यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि क्यों आखिर अमेरिका ने यूनेस्को की मेंबरशिप छोड़ी और फिर अभी ज्वाइन की। दोनों के पीछे रीजन समझते हैं। अमेरिका ने यूनेस्को को 2018 में क्विट किया, बट ऐसा नहीं होता है। कोई भी घटना यदि मान लो 2018 में हो रही है, ये तो यहाँ पे तो कुछ इमीडिएट रीज़न हुआ होगा, तब जाके अमेरिका ने छोड़ा होगा। कुछ उसके पहले भी कुछ घटनाएं चल रही थी, तो वो क्या क्या हुई, तो उसका जो सबसे पहला इवेंट्स देखने को मिला। तो 2011 में क्या किया कि यूनेस्को ने पैलेस्टीन को अपना मेंबर बनाया, यूनेस्को में शामिल किया किसे? पैलेस्टीन को। अब यदि आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे नज़र रखते हैं तो आपको पता होगा कि 2 कंट्री हैं। आप जब मेडिटेरेनियन सी के बिल्कुल ईस्टर्न कोस्ट पे देखेंगे तो ये पूरी कंट्री, ये जो आपको दिख रही है, ये कंट्री कहलाती है इज़राइल। और ये जो वाइट पोर्शन में आप इधर वाला हिस्सा जो अब बचा हुआ है, दिस रीजन, और यहाँ पे थोड़ी सी रीजन में ये रीजन है पैलेस्टीन का। इज़राइल यूएस का सबसे पक्का वाला दोस्त है। दोस्त इसलिए है बिकॉज इज़राइल जो है यूएस, ये यहाँ पे यूएसए हुआ। यूएसए का दोस्त इस सेंस में है बिकॉज इज़राइल ने क्या किया है, यूएसए के साथ नाटो की मेंबरशिप ज्वाइन की है। आईआर की फर्स्ट क्लास में आपको बताए थे
नाटो की मेंबरशिप का मतलब ये होता है कि आफ्टर दैट यदि उसके नाटो के किसी मेंबर पे अटैक होता है, उसको किसी भी तरह की उसकी सिक्योरिटी कंसर्न होती है, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? वो अमेरिका की है। और इज़राइल और पैलेस्टीन में जानी दुश्मन वाला हिसाब है, मतलब कोई एक दूसरे को नहीं देख सकता है, इतनी स्थिति भयावह है। तो जब पैलेस्टीन को, जो कि इज़राइल का दुश्मन और इज़राइल का दुश्मन तो अमेरिका का दुश्मन, जब यूनेस्को ने पैलेस्टीन को अपना मेंबर बनाया तो इससे जो है अमेरिका क्या हुआ? बिल्कुल आग बबूला हो गया, पूरा गर्मा गया वो कि तुम इसको कैसे मेंबर बना लिया। एक तो 2011 का गुस्सा, नेक्स्ट फिर क्या होता है, फिर उसके 2013 में क्या किया, यूएस अपना वोटिंग राइट क्या हो जाता है? लॉस्ट कर जाता है यूनेस्को में। क्योंकि उसने पेमेंट की जो बकाया राशि थी यूनेस्को की उसे नहीं दिया था। और थर्ड रीज़न क्या होता है, जिसको आप इमीडिएट रीज़न कह सकते हैं, कि 2017 में क्या किया यूनेस्को, कि जो एक एंशिएंट जूइश सिटी था, मतलब वो ज्यूस की सिटी था, उसके नाम से उसको बता दिया क्या यूनेस्को ने, ये पैलेस्टीनियन की हेरिटेज साइट। समझ सकते हैं कि कितना इससे जो है बात समझ में आई होगी कि हम अभी इसमें क्या पॉइंट था। वो कह रहा है क्या, ज्यूस तो इज़राइल की जो मेजर रिलीजियन है, वो लोग इज़राइल में कौन है? यहूदी लोग हैं। यहूदी को इंग्लिश में ज्यूस कहते हैं। तो जो ज्यूस सिटीज़ थी उसको यूनेस्को ने बोला ये तो पैलेस्टीनियन की सिटी है। और इसकी वजह से पूरी जो है कि ये इस घटना को आप कह सकते हैं इमीडिएट काउज। और इसके बाद अमेरिका ने बोला जाओ यूनेस्को, हम तुम्हें छोड़ते हैं, बाय बाय, और यूनेस्को को यहाँ से बाय बाय कर दिया। इन तीनों घटना के पीछे आपको लग रहा होगा कि आखिर ऐसा यूनेस्को कर क्यों रहा है, क्यों दुश्मनी मोल ले रहा है अमेरिका से। तो ज़रूर कुछ बात है, कोई बीच में एक और थर्ड पर्सन आया होगा इन सब जगह। और जो हमेशा जो इस पॉइंट में यहाँ पे मेंशन नहीं किया विजन ने, कि वो उस समय से कंटिन्यू क्या हुआ है, चाइना का जो है रोल काफ़ी बढ़ गया है किसमें? यूनेस्को में, जिसकी वजह से जहाँ जहाँ यूएस के अगेंस्ट ही डिसीजन टाइप वो यूनेस्को ले रहा था। बिकॉज अभी चाइना वन ऑफ द लार्जेस्ट फंडिंग मेंबर है, नॉट फाउंडिंग, फंडिंग सबसे अधिक पैसे प्रोवाइड कौन कर रहा है? चाइना कर रहा है। तो जिसकी वजह से यूनेस्को ने कुछ इस तरह का डिसीजन लिया। अब समझते हैं अभी वो वापस क्यों आया। रीजन्स फॉर यूएस रीजॉइनिंग। तो आपको पता है कि ये जो यूनेस्को जैसी बॉडीज़ है, यह सॉफ्ट पावर को प्रमोट करने के लिए काफ़ी अच्छे इंस्टीट्यूशंस है। तो टू रीअसर्ट यूएस सॉफ्ट पावर, यूनेस्को विल बी द राइट फोरम टू रीअसर्ट द सॉफ्ट पावर इन्फ्लुएंस ऑफ यूएस ओवर द अदर मेंबर्स कंट्री। नेक्स्ट, टू चैलेंज चाइनीज़ इन्फ्लुएंस। जैसा कि अभी आपको मैंने बताया कि चाइनीज़ की इन्फ्लुएंस काफ़ी बढ़ गई है, चाहे वो ग्लोबल आज से 10-20 साल पहले अमेरिका का स्थिति हुआ करता था। हर ग्लोबल इंस्टीट्यूशन, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, चाहे वो IMF हो, चाहे वो WTO, हर जगह किसकी चलती? अमेरिका की चलती। तो उस पोजीशन को अब चाइना ऑक्युपाई कर रहा है और अमेरिका पीछे जा रहा है। तो इसीलिए चाइना की जो इन्फ्लुएंस बढ़ रही है उसे काउंटर करने के लिए अमेरिका फिर से रीजॉइन हुआ है। एंड टू इम्पार्ट इट्स रोल इन न्यू स्टैंडर्ड्स, यूनेस्को थ्रू इट्स रोल इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्ले अ लार्ज पार्ट इन सेटिंग इथिकल स्टैंडर्ड्स ऑफ UN। तो ये 3 रीजन्स इसने बताया है, बट इसमें 2 मेन रीज़न है। एक तो यूएस की अपनी सॉफ्ट पावर को इंक्रीज करने के लिए, एंड सेकेंड वन इज चाइना को काउंटर करने के लिए। इशू क्या फेस कर रहा है यूनेस्को? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनेस्को से रिलेटेड क्वेश्चन आता है UPSC में, तो आपसे वो डायरेक्ट रहेगा कि व्हाट आर द इशूज चैलेंजेस फेस्ड बाय यूनेस्को। तो यहाँ से आप कुछ पॉइंट को ध्यान में रख सकते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं याद रखना है, ये कुछ बस आपको ये मेन पॉइंट याद रखनी है और बस इतना लिख देनी है। कुछ पॉइंट बस आप ऐसे भी बढ़ा के लिख देंगे तो मेन बस इतना कर लेंगे तो हो जाएगा। जैसे एक मेजर पॉइंट हो जाएगा राइजिंग चाइनाज इन्फ्लुएंस, ये सभी जानता है कि चाइना की इन्फ्लुएंस बढ़ रही है। सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कोई वो जो है ना वो ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो इसके लिए कुछ ये मेजर चैलेंजेस है। लायबिलिटी टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, यहाँ पे वो उस इनेबल रह गया, इनेबिलिटी हुई किसकी?
आपको यूनेस्को की। क्यों? क्योंकि जब देखा आपने, जब तालिबान टेक ओवर हो रहा था तो उस समय जो है कि बामियान बुद्धास ऑफ अफगानिस्तान, लार्जेस्ट स्टेच्यू ऑफ बुद्धा था, उसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया। तो उस समय कहाँ था यूनेस्को? तो ये सब प्रॉब्लम है। उसके बाद रिड्यूस फोकस ऑन एजुकेशन, कहता है कि द एलोकेशन फॉर एजुकेशन वाज रिड्यूस फ्रॉम 18 to 15% फॉर ऑफ इट्स ओवरऑल बजट। तो इतना परसेंट क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है। फाइनेंशियल वोज है, कहता है क्या द विड्रॉवल ऑफ यूएस एलोन अकाउंटेड टू लॉस ऑफ 20% ऑफ फंडिंग टू द बॉडी। अमेरिका अकेले यूनेस्को में 20% फंडिंग करता था और 2018 से 2023 तक जो एब्सेंट रहा, इस बीच में यूनेस्को में रिसोर्स क्रंच हो गया। एंड मिसमैच इन द मेंबर प्रायोरिटीज़, मेंबरशिप में प्रायोरिटीज़ का मिसमैच है, जैसे कि ईच यूनेस्को मेंबर स्टेट हैव देयर ओन फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटी, सभी का अलग अलग पॉलिटिकल एजेंडा है। एंड परसेप्शन ऑफ हाउ द ऑर्गेनाइजेशन शुड वर्क। तो ये कुछ मेजर इशू फेस कर रहा है। तो वे फॉरवर्ड भी यही होगा इस इशूज़ की सॉल्यूशन। तो क्या होना चाहिए? मोर कंट्रीब्यूशन होना चाहिए फ्रॉम डेवलप्ड कंट्री से, अधिक पैसे सबसे फंड देना चाहिए। रिवैम्प होना चाहिए, जो मैंने बताया सिलेक्शन प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो इसके लिए एक ऐसा ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर लाना चाहिए। स्ट्रेंथनिंग करना चाहिए गवर्नेंस स्ट्रक्चर, द बॉडी शुड इन्हांस ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड एफिशिएंसी इन इट्स डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड मैनेजमेंट, इन्हांस पार्टनरशिप एंड कोलैबोरेशन। ये मेजर आर्टिकल्स हमने डील किया। नाउ न्यूज इन शॉर्ट्स में है इंडिया इजिप्ट। न्यूज़ में क्यों है? तो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब रिसेंटली विजिट किए थे इजिप्ट में, तो इसलिए ये न्यूज़ में है इंडिया इजिप्ट रिलेशन। एंड मेजर आउटकम्स ये निकल के आता है कि इंडिया और इजिप्ट ने साइन किया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। होप सो आपको रिमेंबर होगा, पिछले लेक्चर यदि आपने देखा होगा, हमने वहाँ पे काफ़ी डील में बात किया था क्या होता है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, विच वॉज कन्वेड अर्लियर इन जनवरी 2023 ड्यूरिंग इजिप्ट प्रेसिडेंट विजिट टू इंडिया। जब जनवरी में इजिप्ट के प्रेसिडेंट इंडिया आए थे तो उसी समय इस पर बातें चल रही थी, लेकिन अभी जो साइंड हो गया जब प्राइम मिनिस्टर मोदी इजिप्ट गए तो। उसके बाद 3 MOU भी साइन हुआ है ऑन एग्रीकल्चर, आर्कियोलॉजी एंड एंटिक्विटीज़ एंड कॉम्पिटिशन लॉ। इन 3 पे हमने MOU साइन किया है। द इंडियन PM वॉज, और हमारे प्राइम मिनिस्टर को इजिप्ट का हाईएस्ट ऑनररी अवार्ड दिया गया। जैसे हमारे यहाँ भारत रत्न है हाईएस्ट अवार्ड, तो उसी तरह से उनका इजिप्ट का ऑर्डर ऑफ द नाइल अवार्ड हमारे प्रधानमंत्री को दिया गया, दैट इज़ द हाईएस्ट स्टेट ऑनर। PM उसके बाद विजिट करते हैं 2 जगह, एक तो हेलियोपोलिस कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव सिमेट्री एंड अल हकीम मॉस्क इन इजिप्ट। ये 2 जगह प्राइम मिनिस्टर मोदी विजिट करते हैं। इन दोनों का ये देखो, हेलियोपोलिस कॉमनवेल्थ वार से क्रीमेट्री है, यहाँ विजिट करते हैं। देन आफ्टर अल हकीम मॉस्क में, यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, ये दोनों जगह पे वो विजिट करते हैं बिकॉज ये इजिप्ट के लिए काफ़ी रिन्यून्स प्लेसेस हैं। एंड ये इजिप्ट की लोकेशन है। ओवरऑल यदि पूरी मैप में आप इसे देखना चाहें तो इजिप्ट कुछ आपको इस तरह से दिखेगी। ये अफ्रीका हो गया, ऐसे करके अफ्रीका, दिस वन। तो ये वाले रीजन पे, तो ये वाला रीजन पे यहाँ पे इजिप्ट है। तो हियर इट इज़, ये पूरी इजिप्ट की लोकेशन है। और यहीं से मेजर आपको स्वेज कैनाल के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो स्वेज कैनाल पासेस फ्रॉम हियर। ऑर्डर ऑफ नाइल अवार्ड के बारे में इसने दिया है, आई थिंक नॉट इम्पोर्टेंट सो मच। तो कहता है क्या, ये जो है 1915 में इस्टेब्लिश हुआ था उस समय के सुल्तान के द्वारा, बाय देन सुल्तान ऑफ इजिप्ट, फॉर रिकॉग्निशन ऑफ पर्सन्स हु हैव रेंडर्ड यूजफुल सर्विसेज टू द कंट्री ऑफ इजिप्ट। इट इज़ कंसिडर्ड द हाईएस्ट स्टेट ऑनर। हमने बात किया, ये इन प्लेस पे घूमने गए। तो ये जो हेलियोपोलिस कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव्स कमेट्री है, इट कमोमरेट्स द सेक्रीफाइस ऑफ, अच्छा हाँ, ये इंपॉर्टेंट जगह है बिकॉज क्या है, क्या जो वर्ल्ड वार 1 के समय में जितने भी इंडियन सोल्जर्स मारे गए थे ना, करीब 4300 इंडियन सोल्जर्स हु फाउट फॉर इजिप्ट एंड पैलेस्टीन एंड एडेन रिस्पेक्टिवली, उसकी उनमें जो जिनकी मौत हुई उनकी ये ग्रेवयार्ड है। तो दैट्स वाई प्राइम मिनिस्टर मोदी गए। देन आफ्टर अल हकीम मॉस्क, ये 4th ओल्डेस्ट मॉस्क इन इजिप्ट है एंड द 2nd लार्जेस्ट आफ्टर द मॉस्क ऑफ इब्न तुल। पीपल ऑफ बोहड़ा कम्युनिटी, इसे ध्यान में रखिएगा, ये मुस्लिम कम्युनिटी में से ही आते हैं, बोहड़ा कम्युनिटी,
who have settled in India from Egypt, renovated the mosque in 1917 and have been maintained it since then. The Dawoodi Bohra Muslim are a sect of followers of Islam के followers हैं जो कि ओरिजिनेट्स हुए थे फ्रॉम इजिप्ट से. एंड देन नेक्स्ट आर्टिकल है अब 75th ईयर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग. जैसा आपने देखा कि यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की भी 75 ईयर्स कंप्लीट हो रही है. ऑन द सेम वे यूएन पीस कीपिंग फोर्स की भी 75 ईयर्स कंप्लीट हो रही है. दैट मीन्स इट इज़ ऑल्सो एस्टेब्लिश्ड इन 1948. सो वी आर सेलिब्रेटिंग 75th एनिवर्सरी ऑफ द बिगनिंग ऑफ यूएन पीस कीपिंग फोर्स. देखो ये यूएन पीस कीपिंग फोर्स होता क्या है, इसके बारे में बहुत लोगों को थोड़ी कन्फ्यूज़न ये होती है क्या. जैसे अक्सर हम सुनते हैं ना कि बहुत सारी मीम वायरल हुई थी जब क्या हुआ अफ़गानिस्तान में तालिबान टेक ओवर कर रहा था, सभी को बहुत सारे मासूम को मार रहा था. तो उस समय लोगों का कहना था, बहुत सारा मैंने मीम देखा जिसमें कह रहे थे क्या कहाँ गया यूएन, कहाँ गया यूएन, मर गया, दिस हो गया, दैट हो गया, अभी कोई कुछ बोल नहीं रहा है. तो देखो यूएन क्या करता है, यूएन के पास समझ सकते हैं जैसे कि ये मान लो यूएन को कंपेयर करो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, और यदि कहीं पे दंगा फसाद होता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या भेजती है, अपनी फोर्स को भेजती है, चाहे वो आर्म्ड फोर्स हो या एयर फोर्स हो या नेवल फोर्स हो या पुलिस हो. इन सभी मेजर्स के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ करता है उसे हम लोग पनिश करते हैं. द सेम वे यूएन के पास भी एक अपना फोर्स है जिसको कि कहते हैं यूएन पीस कीपिंग फोर्स. बट लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम है, यूएन अपनी फोर्स को तभी उस कंट्री में भेज सकता है. ये कैसे भेजता है, तो इसकी जब आप ये पढ़ेंगे यूनाइटेड नेशन का एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 6 में मेंशन्ड है ये इसके बारे में रूल्स एंड रेगुलेशन कि यूएन पीस कीपिंग फोर्स किसी कंट्री में जाता कैसे. मान लो दिस वन इज कंट्री ए, दिस वन इज कंट्री बी, ये ए है ये बी है, ठीक है. और इस ए और बी में मान लो यहाँ पे कुछ पार्टिकुलर कम्युनिटी है, यहाँ पे कुछ पार्टिकुलर कम्युनिटी है जो एंटी स्टेट टेरर मान लो या एंटी स्टेट एक्टिविटी कर रहा है, और ये दोनों आपस में लड़ रहा है. और गवर्नमेंट ऑफ ए एंड गवर्नमेंट ऑफ बी चाह रहा है क्या ये वॉर यहाँ पे ख़त्म हो जाए, लेकिन ये ना तो इसकी बात सुन रहा है ना इसकी बात सुन रहा है. तो आपको लगेगा क्या सर ऐसा रियली में होता है क्या, गवर्नमेंट की बात कोई इतनी ग्रुप नहीं सुनता है. जी हाँ होता है. जो कि अभी आपको दिख रहा होगा यमन में सिविल क्राइसिस चल रहा है, तो वहाँ भी कुछ ऐसा ही कंडीशंस है यमन में. तो जिसकी वजह से तो जब ऐसी सिचुएशंस में गवर्नमेंट ऑफ ए एंड गवर्नमेंट ऑफ बी दोनों अपने कंसेंट के साथ एक राइटिंग में देगा किसको, यूनाइटेड नेशन को, कि आप हमें बचाइए, आप हमें सिक्योर कीजिए, तब यूनाइटेड नेशन क्या करेगा, यहाँ से पीस कीपिंग फोर्स भेजेगा. बिना किसी मतलब ऐसा भी नहीं होगा सिर्फ बी कंट्री बोल रहा है ए नहीं बोलेगा तो यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग फोर्स आ नहीं सकती. इसका बस एक ही मेजर रीज़न है, आपको पता होगा यूएन जब बना तो या हमारी अपनी भी कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे एक वर्ड आपने पढ़ा होगा, सॉवरेन का वर्ड सुना होगा. यूनाइटेड नेशन देश की सॉवरेनिटी को सबसे ऊपर रखता है. किसी की देश की इंटरनल मामले में यूनाइटेड नेशन दखल नहीं कर सकता है. सपोज करो यदि ऐसा प्रोविज़न हो जाए किसी भी कंट्री के इंटरनल मामले में दखल करने लगे, तब तो वो यूनाइटेड नेशन में कभी किसी कंट्री, जैसे मान लो अभी मेजरली अमेरिका, रसिया, चाइना, फ्रांस, इन लोगों का ज़्यादा पकड़ है, तो वो तो जिसको चाहे उस पर जाके अटैक करवा दे. तो ऐसा इसीलिए हम नहीं हमारा जब यूनाइटेड नेशन बना तो उसने बोला क्या, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा कंट्री की सॉवरेनिटी की. एक कंट्री कंप्लीट इंडिपेंडेंट है, वो जैसा चाहे वैसा डिसीजन ले सकता है. इसीलिए यदि हमें यूनाइटेड नेशन को पीस कीपिंग फोर्स भेजना होगा तो ये दोनों कंट्री के सहमति से होगा. ऐसा नहीं होगा कि अपने मन से यूएन पीस कीपिंग फोर्स भेजाए. अब बात यदि हम करते हैं तालिबान की, पहली बात तो तालिबान में कोई थर्ड पर्सन अफगानिस्तान में नहीं आके अटैक किया. अफगानिस्तान के अपने सिटीजन्स थे और अफगानिस्तान भी सॉवरेन है, तो उस पर यूएन पीस कीपिंग फोर्स से कैसे भेज के उस पर कुछ अटैक करके उसको मारेगा पीटेगा. वो तो अपने देश में ही अपने पावर स्ट्रगल कर रहे हैं. तो इसीलिए यहाँ पे यूएन, बिकॉज यूएन उस तरह से हमने डिज़ाइन किया इसलिए वहाँ पे यूएन की कोई गलती नहीं थी. तो यूएन पीस कीपिंग फोर्स भेजने का बस वही है कि दोनों कंट्री का जब कंसेंट होता है तभी जाके हम वहाँ पे भेज सकते हैं. तो
अब देखो इस आर्टिकल में क्या कहता है, 75 ईयर्स कंप्लीट हुआ और थीम क्या है इस साल का, तो पीस बिगिंस विथ मी, जो शांति की शुरुआत खुद से होती है। A ceremony was held to posthumously award the Dag Hammarskjöld Medal to peacekeepers who died in 2022। देखो कहता क्या है कि 2022 में जो भी पर्सन्स, जो भी यूएन पीस कीपर्स की मृत्यु हुई थी, उसे ऑनर करने के लिए एक अवार्ड दिया गया। दैट नेम इज डैग हैमरस्कोजोल्ड मेडल। डैग हैमरस्कोजोल्ड कौन थे, तो वो सेक्रेटरी जनरल थे यूनाइटेड नेशन के, और उनकी मृत्यु होती है 18 सितंबर 1961 को इन अ प्लेन क्रेश। वो भी प्लेन क्रेश में जब वो जा रहे थे कॉन्गो में उस समय थे वो, और ट्राइंग टू ब्रिंग पीस एग्रीमेंट इन द कॉन्फ्लिक्ट इन द कंट्री। और कॉन्गो में कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी, तो उसमें शांति के लिए जो है ये डैग हैमरस्कोजोल्ड जा रहे थे, और वहाँ पे उनकी प्लेन क्रैश में डेथ हो जाती है। तो उसी के ऑनररी हम ये अवार्ड देते हैं। नेक्स्ट कहता है क्या, द पीस बिगिंस विथ मी कैंपेन रिकॉग्नाइजेस दी सर्विस एंड सेक्रीफाइसेस ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स पास्ट एंड प्रेजेंट एंड रेजिलियंस ऑफ द कम्युनिटी दे सर्व। ठीक है, दिस कैंपेन ऑल्सो कॉल्स ऑन एवरीवन टू ज्वाइन द ग्लोबल मूवमेंट फॉर पीस। फॉर 75 years more than 2 million peacekeepers have worked to save and change lives in the world's most fragile political and सिक्योरिटी सिचुएशन। देखो जब कभी भी यूएन पीस कीपर्स किसी कंट्री में जाते हैं, वहाँ की सिचुएशंस काफ़ी ख़राब रहती है, वो बहुत ही डिफ़िकल्ट टेरेन होती है, रहने के लिए उनके पास सही जगह नहीं होता है, बट स्टिल उन माहौल में भी वो कई लोगों की ज़िंदगी को बदलते हैं, सेव करते हैं। सो वी हैव प्राउड ऑफ देम। देन आफ्टर द नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है क्या कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वेट अ सेकेंड, मैं लगता है आर्टिकल स्किप कर दी, हाँ, तो ये आर्टिकल यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। 75th ईयर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग वाली आर्टिकल कंप्लीट हुई। नेक्स्ट आर्टिकल है इंडिया एंड यूएन एसडीजी कोऑपरेशन फ्रेगमेंट। देखो इंडिया और यूएन मिलके किस पे, तो एसडीजी पे, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हमारे पास है उन्हें कंप्लीट करने के लिए एक कोऑपरेशन फ्रेमवर्क हमने साइन किया है। सो यह कोऑपरेशन इंडिया की तरफ से नीति आयोग एंड यूनाइटेड नेशन ने साइन किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट कोऑपरेशन फ्रेमवर्क 2023 to 27, 2023 से 27 तक के लिए हमने एक फ्रेमवर्क तैयार किया है जिसमें हम लोग वर्क करेंगे टू अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है, इनका ये जो हमने ये तैयार किया है फ्रेमवर्क, ये बिल्ट है ऑन 4 स्ट्रेटेजिक पिलर। 4 पिलर पे ये बना हुआ है, एंड दैट 4 पिलर इज नोन एज पीपल, प्रॉस्पेरिटी, प्लैनेट एंड पार्टिसिपेशन। 4 इंटरलिंक्ड पिलर हैव 6 आउटकम एरिया। ये इसमें हम लोगों की जो परफॉर्मेंस मेजर की जाएगी 6 आउटकम्स के थ्रू पे, कि जैसे एग्जांपल हो गया 6, ये क्या क्या एरियाज हैं, हेल्थ एंड वेलबींग फर्स्ट, न्यूट्रिशन एंड फूड सिक्योरिटी सेकेंड, क्वालिटी एजुकेशन थर्ड, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डिसेंट वर्क, इन्वायरमेंट, क्लाइमेट, वॉश एंड रेजिलियंस, empowering people, कम्युनिटीज एंड इंस्टीट्यूशन। तो ये 6 आउटकम के थ्रू इसे मेजर किया जाएगा। देन आफ्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड UNSDCF represents UN development system collective offer to India for achievement of sustainable development goal. UNSDCF has been designated as the principal planning and implementation instrument for United Nation development system at country level. तो country level में कितनी डेवलपमेंट हो रही है वो रिकॉग्नाइज, वो किसे डेजिग्नेट किया गया है, तो दैट विल बी डेजिग्नेटेड टू UNSDCF को। नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल है अबाउट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। एक्चुअली देखो हुआ क्या, रसिया ने यूक्रेन पे जब अटैक किया तो इसके कारण ICC ने रसिया को क्या डेजिग्नेट कर दिया, रसिया को बोला क्या, वो सब्जेक्ट टू वार क्राइम्स है, और यदि सब्जेक्ट टू वार क्राइम्स है तो इसका मतलब है अरेस्ट वारंट जो है रसियन प्रेसिडेंट पे इशू कर दिया गया है बाय ICC के द्वारा। अब ICC का ये जो नियम है ये लीगली क्या है, लीगल ऑब्लिगेशंस होता है उसके मेंबर कंट्री पे,
और साउथ अफ्रीका क्या है, मेंबर है। अब यदि रशियन प्रेसिडेंट साउथ अफ्रीका आते हैं और उन्हें आना पड़ेगा, बिकॉज क्या है कि 22 अगस्त को ब्रिक्स की समिट होने वाली है, और ब्रिक्स की समिट में ब्रिक्स की कंट्री में रसिया भी एक मेंबर है। अब ये आर्टिकल कहता है, यह बहुत ही एक क्रिटिकल थिंकिंग है अबाउट कि साउथ अफ्रीका के लिए, यदि रशियन प्रेसिडेंट कहाँ आते हैं, साउथ अफ्रीका, किसको, ब्रिक्स समिट को अटेंड करने के लिए, तो साउथ अफ्रीका को मस्ट क्या करना होगा, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन साहब को अरेस्ट करना होगा। तो यही आर्टिकल कह रहा था, साउथ अफ्रीका इज थिंकिंग अबाउट व्हाट इज द लीगल ऑप्शन इफ रशियन प्रेसिडेंट, जो कि सब्जेक्ट ऑफ वार क्राइम है, अरेस्ट वारंट इशू किया गया है आईसीसी के द्वारा, डिड अटेंड द ब्रिक्स समिट, तो क्या करना चाहिए। कहता है एज अ मेंबर ऑफ आईसीसी साउथ अफ्रीका वुड थियोरेटिकली बी रिक्वायर्ड टू अरेस्ट रशियन प्रेसिडेंट इफ ही अटेंडेड, यदि वो आते हैं तो टेक्निकली उसे साउथ अफ्रीका को अरेस्ट करना होगा। स्टेट पार्टीज टू द रोम स्टेट्यूट हैव अ लीगल ऑब्लिगेशन टू कोऑपरेट, उनके पास लीगल क्या है, ऑब्लिगेशन है, उसे करना ही होगा, कोई ऑप्शंस नहीं है। आईसीसी की हेडक्वार्टर नीदरलैंड के हेग शहर में है। यह एक इंटरनेशनल कोर्ट है जो कि इन्वेस्टिगेट एंड प्रोसिक्यूट इंडिविजुअल्स एक्यूज्ड ऑफ सीरियस इंटरनेशनल क्राइम्स, यदि कोई पर्सन एक्यूज होता है कोई सीरियस इंटरनेशनल क्राइम लाइक जेनोसाइड उसने करवाया हो, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वार क्राइम्स और एग्रेशन, इस तरह की कोई बड़ी जेनोसाइड हो, तो उसके खिलाफ क्या होता है, इंटरनेशनल कोर्ट में वो केस चलती है। देन आफ्टर it was established by the Rome Statute of the International Criminal Court in 1998. It has jurisdiction only over crime committed आफ्टर जुलाई 1 2002, बिकॉज फोर्स में ही ये आया इस समय में, तो इसके बाद जो भी क्राइम्स हुआ तो वो इसके जुरिस्डिक्शन में आएगा। ऐसा नहीं होगा कि इससे पहले वाला भी केस आप जो है आईसीसी में लेके जा सकते हैं। द कोर्ट डजंट हैव इट्स ओन पुलिस फोर्स, तो आईसीसी के पास अपना पुलिस फोर्स नहीं है, तो अकॉर्डिंगली क्या होता है कि इससे रिलाई करना होता है स्टेट कॉपरेशन पे। जैसे अभी यदि साउथ अफ्रीका में वो जा रहे हैं व्लादिमीर पुतिन, तो उनको अब साउथ अफ्रीका को बोलेगा क्या, चलो तुम कॉपरेट करो, उसे अरेस्ट करके लाओ, विच इज इसेंशियल टू दी अरेस्ट एंड सरेंडर ऑफ सस्पेक्ट, तो सस्पेक्ट को अरेस्ट करना है, ये इनका काम। देयर आर 123 कंट्री पार्टी टू द रोम स्टैट्यूट, बट कंट्री जो कि कभी इस ट्रीटी को साइन नहीं किया उसमें से है इंडिया, चाइना, इराक, नॉर्थ कोरिया, सऊदी अरेबिया, टर्की एंड एटसेट्रा। कंट्रीज हैव साइंड बट नॉट रेटिफाइड द ट्रीटी। रेटिफाइड मतलब क्या होता है, उसको अपनी अप्रूवल देती है बाय द पार्लियामेंट्री एक्ट। तो जैसे कि इन कंट्री ने साइन किया बट रेटिफाई नहीं किया, उनमें से इजिप्ट, ईरान, इजराइल, रसिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स, इवन अमेरिका भी है इसमें। सो वरीड की बात, कोई टेंशन नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल अबाउट है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, यूपीयू। यूपीयू दुनिया की सबसे सेकेंड ओल्डेस्ट जो है क्या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। फर्स्ट ऐसा इंटरनेशनल जो कि ओल्डेस्ट हो वो है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। उसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1865 में, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। एंड उसके बाद जो 1874 में बनता है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। और जब हमारा यूनाइटेड नेशन का फॉर्मेशन हो जाता है तो यूपीयू को जो है ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन में शामिल कर लिया जाता है। अभी आपसे मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था व्हाट इज स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूएन, तो इसी में आप जब देखिएगा तो यहाँ पे आपको यूपीयू मिलेगा। सो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन न्यूज़ में क्यों था, तो कैबिनेट मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रीजनल ऑफिस ऑफ यूपीयू इन न्यू दिल्ली। तो जैसे क्या होता है, एक तो मेन इसका आपके पास क्या है, ऑफिस होती है और रीजनल ऑफिस होती है। अब जो भी मान लो एक ही दिन न्यू दिल्ली में ऑफिस खुलती है, तो जो भी ये हमारे साउथ ईस्ट एशिया वाला जितना भी केस होगा तो वो सभी क्या होगा, तो वो हम यहाँ से डील कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया कि हाँ आप चलिए यहाँ पे खोल सकते हैं रीजनल ऑफिस ऑफ यूपीयू। इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1874 में हुई थी। यह यूपीयू सेकेंड ओल्डेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी हेडक्वार्टर बर्न स्विट्जरलैंड में है। इसकी 192 मेंबर कंट्री है और ये प्राइमरली फोकस करता है फॉर कोऑपरेशन बिटवीन दी पोस्टल सेक्टर एंटिटीज। नाम ही है
यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, तो इनकी एक्सपर्टीज़ है किसमें, तो पोस्टल सेक्टर इंटिटीज़ में। ये एम करता है, इट एम्स टू ऑर्गेनाइज एंड इम्प्रूव पोस्टल सर्विस थ्रू आउट द वर्ल्ड एंड इंश्योर इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। इट सेट्स द रूल फॉर इंटरनेशनल मेल एक्सचेंज, उसके लिए रूल बनाता है, एंड मेक्स रिकमेंडेशन टू स्टिमुलेट ग्रोथ इन मेल, पार्सल एंड फाइनेंशियल सर्विस वॉल्यूम। नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट एशिया पैसिफिक प्लांट प्रोटेक्शन कमीशन ने इंडिया को इलेक्ट किया है एज अ चेयर ऑफ स्टैंडिंग कमिटी ऑन इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इनका वर्क क्या होता है, तो ये काम करती है फॉर द रीजनल प्लांट प्रोटेक्शन सिस्टम, असिस्टेंस प्रोवाइड करती है टू द डेवलप इफेक्टिव प्लांट प्रोटेक्शन रिजीम एंड सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर द फाइटोसैनिटरी मेजर्स। फाइटोसैनिटरी मेजर्स मतलब किस प्लांट, किस फसल में कितनी, उसमें मान लो कोई फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स की यूनिट होनी चाहिए, तो वो एक स्टैंडर्ड सेट करता है। कौन, तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कमेटी। ये जो है इसको अभी इंडिया को 2 साल के लिए इसका चेयरमैन बनाया गया है। APPC कन्वीन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1956, जो कि एडमिनिस्टर करता है एज अ रीजनल प्लांट प्रोटेक्शन के लिए। टोटल 25 कंट्री इसके मेंबर हैं, इंडिया भी इसका पार्ट है, और जो क्या एटलीस्ट वंस एवरी 2 ईयर मस्ट मीट करता है, मतलब 2 साल में एक बार इसका मिलना मस्ट है। नेक्स्ट आर्टिकल अबाउट है कंबाइंड मेरीटाइम फोर्स, CMF। क्या है ये कंबाइंड मेरीटाइम फोर्स? देखो नाम से थोड़ी सी इसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं। मेरीटाइम है, तो मेरीटाइम मतलब क्या है कि समुद्र में पानी के लेवल पे क्या करता होगा, वो एक कंबाइंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए एक कंबाइंड फोर्स होगा, कुछ ऐसा ही है। तो ये एक मल्टीनेशनल नेवल पार्टनरशिप है, बहुत सारे कंट्री मिलके अपनी नेवल एक्सपर्टीज़ को सब अपनी ज्वाइंट कोऑपरेशन के थ्रू उसको और अच्छा बनाना, दुरुस्त बनाना। ये प्रमोट करता है सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। US लेड मेरीटाइम कोएलिशन, और इस कोएलिशन की शुरुआत किसका, मतलब इसमें योगदान था कि किसने बोला कि हाँ चलो इस तरह से हम एक फोर्स बनाते हैं, तो ये US अमेरिका के द्वारा ये पहल था, किया गया था इसका। तो अभी न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि UAE ने क्या किया है, विथड्रॉ कर लिया है इट्स पार्टिसिपेशन इन CMF। UAE का मैप यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस पार्ट, ये पूरी अफ्रीका में से जब जाएंगे तो यहाँ पे आपको UAE दिखेगा। तो UAE ने अभी अपना पार्टिसिपेशन वापस ले लिया है, किससे, CMF से। CMF की हेडक्वार्टर बहरीन में है, बहरीन मरनामा की कैपिटल है बहरीन, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, बहरीन। हाँ, तो CMF एक मल्टीनेशनल मेरीटाइम पार्टनरशिप है और इंडिया भी इसका मेंबर है। इंडिया 2022 में इसका मेंबर बना, जब हमारा एंड अमेरिका का 2+2 मीटिंग था। 2+2 मीटिंग में क्या होता है कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर एंड डिफेंस मिनिस्टर और अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर प्लस डिफेंस मिनिस्टर मिलके बैठ के बातें करते हैं, उसे कहते हैं 2+2 मीटिंग। तो जब हमारा 2022 में 2+2 मीटिंग था, तो उस समय अमेरिका ने हमें कहा कि ज्वाइन करने के लिए CMF। हमने बोला ठीक है चलो ज्वाइन करते हैं। तो इंडिया ज्वाइन CMF फॉर रीजनल सिक्योरिटी प्लस मिलिट्री डिप्लोमेसी के तहत भी एक कदम समझ सकते हैं, इंडिया ने इसे ज्वाइन किया। फोकसेस ऑन, इसकी फोकस क्या रहती है, काउंटर नारकोटिक्स, काउंटर स्मगलिंग, सप्रेसिंग पायरेसी एंड प्लस प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग। ये 3-4 इसकी मेन फोकस्ड एरिया है। CMF ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंटल एंड ह्यूमैनिटेरियन इंसिडेंट्स। Combined task force of CMF include maritime security operation outside Arabian Gulf, maritime security operation inside Arabian Gulf, Red Sea maritime security, etc. CMF is commanded by US Navy Vice Admiral। ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल है नॉर्दर्न सी रूट। ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसमें क्या बात करता है, क्या रसिया ने अनाउंस किया कि वो $24 बिलियन इन्वेस्ट करेगा, किसके लिए, नॉर्दर्न सी रूट के लिए। नॉर्दर्न सी रूट दिखता कहाँ पे, ये देखो, दिस नोन एज नॉर्दर्न सी रूट, जो कि नॉर्वे से यहाँ से स्टार्ट होगा और वो इसे रसिया को ऊपर से कनेक्ट करेगा। रसिया के पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम क्या है, भगवान ने इसे इतनी बड़ी लैंड एरिया तो दिया है, बट इसके पास क्या है, सी एक्सेस नहीं है। सी एक्सेस क्यों जानते हैं, ऊपर वाला पूरा पार्ट तो फ्रीज रहता है, पूरी बर्फ से ढकी रहती है, बेचारे को कोई रास्ता ही नहीं है ट्रेड करने के लिए। इसीलिए
रसिया समय समय पे यूक्रेन पे कभी वार कर देता है, तो कभी क्राइमिया पेनिनसुला उससे क्या करता है, छीन लेता है, ताकि कहीं ना कहीं से उसे क्या मिले, कि उसे सी एक्सेस मिले, जिससे वो ट्रेडिंग कर पाए। आप सोचेंगे इधर से तो कर सकता है, अरे इधर से वो कहाँ से करेगा, बिकॉज रसिया की मैक्सिमम पॉपुलेशन इधर है, उसकी कैपिटल इधर है, मॉस्को इधर है, बट इधर से इसके पास कोई एक्सेस बहुत लिमिटेड है। दैट्स वाई रसिया अभी वो चाह रहा है कि हम क्या करें, ऊपर में एक नॉर्दर्न सी रूट डेवलप करें, जिसके लिए वो $24 बिलियन इन्वेस्ट करना चाह रहा है। नॉर्दर्न सी रूट NSR और दी नॉर्थ ईस्ट पासेज कनेक्ट्स ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ आर्कटिक ओशियन। ये कनेक्ट करेगा ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ आर्कटिक ओशियन को। लेकिन अब देखो इसकी कंसर्न कितनी होगी, सिग्निफिकेंट। तो ये रन्स फ्रॉम बेरेंट सी नियर रसियाज बॉर्डर नॉर्वे, ये आपको यहाँ से बात कर रहा है क्या, ये नॉर्वे यहाँ से वो रन करेगा बेरेंट सी नियर रसियाज बॉर्डर विथ नॉर्वे टू दी बेरिंग स्ट्रेट, साइबेरिया एंड अलास्का। हियर the entire route lies in Arctic water and within Russia's exclusive economic zone। ये रसिया की अपना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आती है। कहता है कि ड्यू टू क्लाइमेट चेंज NSR इन रसिया इज बिकमिंग मोर एक्सेसिबल। जैसे जैसे क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मोर हीट हो रही है, तो यहाँ की आइस मेल्ट कर रही है और रसिया के लिए धीरे धीरे मोर एक्सेसिबल हो रहा है। एक चीज़ और, आप यदि ज्योग्राफी का आप जब रिसोर्स चैप्टर पढ़ते हैं तो आपको इसमें आइडिया होगा कि आने वाले समय में यदि सबसे मोस्ट रिसोर्स रिच कंट्री कोई होगा तो वो रसिया होगा। बिकॉज आज उसके पास जो भी एरिया बर्फ़ के नीचे ढकी हुई है ना, तो क्लाइमेट चेंज जब होगी तो वो उससे सबसे अधिक फ़ायदा रसिया को होगा। बिकॉज बहुत सारा रिसोर्स तो उसके अभी अंदर में है, जिसको कि रसिया ने एक्सप्लोर नहीं किया है। तो due to climate change NSR in Russia becoming more accessible, usually the route only opens for 2 months annually। और ये रूट अभी प्रेजेंट में क्या है कि ओनली 2 मंथ के लिए ही आपको नेचुरली खुला रहता है। बिकॉज दो मंथ के लिए थोड़ी सन की प्रेजेंस में गर्मी होती है तो एक्सेसिबल होता है। सिग्निफिकेंस क्या है इस रूट का, एनर्जी एंड टाइम सेविंग होगा किसके लिए, रसिया के लिए। रसिया इजीली जो है क्या ट्रेड कर सकता है इस एरिया में। अदरवाइज नहीं तो उसको क्या होता है, स्वेज कैनाल के थ्रू वही कहता है कंपेयर टू नॉर्मली यूज्ड रूट वाया स्वेज कैनाल आर अबाउट 30 to 40%। यदि वो कैसे रसिया यहाँ से मान लो ऐसे स्वेज कैनाल से इधर आया, फिर इधर गया या इधर ट्रेड करने आया, तो रसिया को काफ़ी टाइम सेविंग प्लस एनर्जी सेविंग प्लस मनी सेविंग होगा। पायरेसी रिस्क नहीं है इस एरिया में। ईजियर टू एक्सप्लोर, एक्सप्लॉइट एंड ट्रांसपोर्ट नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द रीजन। बट चैलेंजेस काफ़ी खतरनाक है, रसिया के लिए ना हो बट ग्लोबली है, कि रसिया एक्सरसाइज इट्स सॉवरेनिटी ओवर NSR। उसकी अपनी सॉवरेन रीजन है तो वो कर सकता है। एंड डिनायल ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम ऑफ नेविगेशन माइट लीड टू जियो स्ट्रेटेजिक कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ से पैदा कर सकता है। देन आफ्टर कहता है कि आर्कटिक फॉग विल रिड्यूस सेलिंग टाइम। तो आर्कटिक फॉग क्या कर सकता है, टाइम को वो सेलिंग टाइम को कम कर सकता है, बिकॉज काफ़ी भयानक फॉग होती है इस एरिया में। एंड जो सबसे बड़ा रिस्क है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क है, वो है आपको इन्वायरमेंटल रिस्क है। इन्वायरमेंटल रिस्क यानी कि जब आप इसको डिस्टर्ब करेंगे इस आइस कैप को, तो क्या हो सकता है, क्या वो इंक्रीज मोर ग्लोबल वार्मिंग को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। सो दिस इज़ द कंप्लीट IR पार्ट एंड नेक्स्ट आर्टिकल हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बाद इकोनॉमी में। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में।